जावेद अनायत साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं आपको 1846 में जो वापस लिए चलता हूं, जहां पे ये मायदा तश्कील पाया 16 मार्च को। मायदा गुलाब सिंह और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके दरमियान में हुआ। लेकिन आप क्या कहते हैं, मायदे में क्या क्या चीजें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, और क्या ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए थी, जो हुई हैं वो बेहतर हुई हैं हमारे लिए या रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हुई हैं? क्या आप क्या कहते हैं, क्या है इसमें? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। असल में जो ये जो मायदा है, ये जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, मायदा अमृतसर कहते हैं, इसको समझने के लिए एक तो हमें उसी ज़माने में जाना पड़ेगा और उन हालात को हमें देखना होगा। दूसरा ये है कि ये मायदा दरअसल ये तसलसल था 9 मार्च के लाहौर मायदे का। इससे पहले 9 मार्च 1846 को एक मायदा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और लाहौर की खालसा सरकार के दरमियान, जिसमें जो पहले मायदे थे उनके दरमियान जो लाहौर दरबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में उन्होंने उसकी वायलेशन की थी। पहले चूंकि दरियाए सतलुज को ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसके दरमियान और लाहौर दरबार के दरमियान ये तय हुआ था कि वो सतलुज के पार रहेंगे और जो खालसा आर्मी है ये सतलुज पार नहीं करेगी, यानी दरियाए सतलुज को इन्होंने सरहद तस्लीम किया था। उसमें ये हुआ कि लाहौर दरबार की फौज ने सतलुज पार करके अंग्रेजी इलाकों में हमले किए और खास जलंधर तक जो है वो उनकी छावनियों को तबाह कर दिया और बहुत ज़्यादा जो है वो लूटमार की अंग्रेजी इलाकों में। तो उसके नतीजे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने उनके साथ दोबारा जंग की और न सिर्फ खालसा आर्मी को शिकस्त दी बल्कि उनके जो दारुल था, जो कैपिटल सिटी थी लाहौर, उस पर भी कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उन्होंने जो है वो कुछ शराइत रखी जंग बंदी के लिए, और जंग बंदी की शराइत जो है वो उन्होंने खालसा जो सरकार थी उसके सामने रखे। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने उनके ऊपर जो है वो तावान जंग 2 करोड़ रुपया तावान जंग और जलंधर और द्वाबा के इलाके भी उनसे ले लिए। तो इस पर जो है वो 9 मार्च को लाहौर दरबार के नुमाइंदे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे ये एक मायदा करते हैं जिसको मायदा लाहौर कहते हैं। उसमें ये 7 रुकनी जो वफद है, ये अंग्रेज उस वक्त जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके नुमाइंदों के पास जाते हैं और ये उन पर मायदा करते हैं। उसमें जो चीफ डेलीगेशन का जो हेड होता है वो जम्मू का महाराजा गुलाब सिंह को बनाते हैं जम्मू से बुलाकर, और उसको वो लाहौर दरबार के उस डेलीगेशन को लीड करता है। वहां जाकर जब मायदे की शराइत तय हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपया तो हम नहीं दे सकते हैं, अलबत्ता हम 1.5 करोड़ रुपया और जलंधर और द्वाबा के इलाके आपके हवाले करते हैं। तो इस पर उनके दरमियान जो है ये मायदा तय हो गया। लेकिन जो लाहौर की रानी थी, जो गुलाब सिंह को यहाँ से बुला कर ले गई थी नेगोशिएशन के लिए, उसने दूसरे दिन जो है वो लाहौर दरबार का जो वजीर आजम था लाल सिंह, उसके कहने पर और उनकी जो दूसरा जो लाहौर दरबार के एहलकार थे उन्होंने इनकार कर दिया कि इस मायदे की जो शराइत हैं हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं और इसको हम दोबारा अंग्रेजों से तय करना चाहते हैं। तो उसने अपने ही वजीर आजम लाल सिंह को दोबारा नेगोशिएटर बनाकर अंग्रेजों के पास भेजा और उन्होंने उस पर जाकर दोबारा जो है वो रीनेगोशिएशन की और बाकी जो शराइत थी, पहले जो शराइत तय की उसमें जो है वो उसने तब्दीलियां करा दी। उसने कहा कि हमारे पास जो है वो सिर्फ 50 लाख रुपया है, हम 50 लाख रुपया आपको तावान जंग देंगे, और जो बाकी हमारे पास पंजाब की सरहद से बाहर कुछ इलाकों पर हमने कब्जे किए हुए हैं, कुछ हमारे पास हिली स्टेट्स हैं और कश्मीर की रियासत है, तो इस इलाके को हम आपके हवाले करते हैं, जिसको अंग्रेज सरकार ने कबूल कर लिया। और उन्होंने क्या किया कि ये जो जिस तरह आपने अभी पढ़ा भी है कि ये जो इलाके थे दरियाए सिंध के मशरक की तरफ और रावी के मगरब की तरफ जो इलाके थे ये सारे उन्होंने अंग्रेजों को दे दिए, जिसमें हजारा भी शामिल था। जब ये इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए तो उसमें
ये जो गुलाब सिंह की रियासत थी उस वक्त, ये छोटी सी ये जो उस वक्त खालसा सरकार थी उसकी सुजरेनिटी में जम्मू की छोटी सी रियासत का ये राजा था। तो उसमें इसको ये खतरा पैदा हो गया कि ये चारों तरफ, चूंकि ये ऊपर के ये जो हिमाचल के इलाके हैं चंबा तक, और ये अगर आप नक्शा देखेंगे दरियाए सिंध के मशरकी इलाकों का और रावी के मगरबी इलाकों का, तो इसमें इसकी जो रियासत थी, जो गुलाब सिंह की रियासत थी, ये बिल्कुल अंग्रेजों के घेरे में आ गई थी। तो गुलाब सिंह ने सोचा कि ये जो लाल सिंह है, चूंकि ये आपस में इनकी इनफाइटिंग में इनकी बहुत सारे लोग मारे गए थे, और गुलाब सिंह के 2 भाई और 2 बेटे और एक भतीजा भी मारा गया था ये लाहौर दरबार की इनफाइटिंग में। तो उसने सोचा कि लाल सिंह ने, जो लाहौर दरबार का वजीर आजम है, इसने ऐसी चाल चली है कि ये अंग्रेजों को शह दे रहा है कि ये मेरी जम्मू की जो रियासत है ये भी छीन लेंगे। और ये किसी हद तक दुरुस्त भी था, क्योंकि ये चारों तरफ से जम्मू की रियासत जब उनके घेरे में आ गई तो ये आराम से अंग्रेज इसको भी छीन सकते थे गुलाब सिंह से। तो उसने क्या किया कि अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजा, जो उस वक्त जो दीवान जोलासाय था, उसने उसको जाकर कहा कि अंग्रेजों से हम इन इलाकों पर रीनेगोशिएशन करना चाहते हैं, और क्योंकि मेरी रियासत के ये सराउंडिंग एरियाज हैं, तो अगर कंपनी जो है ये हमारे साथ नेगोशिएट करे तो हम इस पर जो है वो जो तावान जंग के बदले में, चूंकि ये इलाके आपको मिले हैं, तो हम तावान की वो रकम आपको दे देंगे और आप ये इलाके मेरी जम्मू की रियासत को दे दें। तो जब नेगोशिएशन शुरू हुई तो अंग्रेजों ने हामी भर ली और 1.5 करोड़ रुपया मांगा। तो इसने जो है वो 1.5 करोड़ रुपया देने की बजाय 75 लाख देकर कुछ इलाके जो थे वो छोड़ दिए, और कुछ इलाके जो है वो अपनी जम्मू की रियासत में शामिल कर लिए। उसमें हजारा है, पुठवार के इलाके थे, और ये जो कश्मीर का सूबा था, और गिलगित के जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे ये उसमें शामिल थे। और ये इलाके उन्होंने 16 मार्च 1846 को जो दोबारा अमृतसर के मुकाम पर ये लोग आपस में बैठे और वहां इन्होंने जो है ये ट्रीटी साइन की। और इस ट्रीटी में फिर ये इलाके अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त, ये इलाके 75 लाख नानकशाही जो उस वक्त पंजाब की करेंसी थी वो लेकर इन्होंने ट्रांसफर कर दिए गुलाब सिंह के मुल्क, जो उस वक्त लद्दाख और ये जम्मू था। जावेद साहब, ये था बैकग्राउंड आपने जो बताया कि जो इसके पसे मंजर में क्या था, ये मायदा क्यों करना जरूरी था, और इसलिए ये मायदा गुलाब सिंह और ब्रिटिश सरकार के दरमियान में किया गया। मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरह जावेद साहब ने पसे मंजर पेश किया कि ये इंतहाई जरूरी था उस वक्त, इसलिए ये किया गया, ये मायदे की अहमियत, अफादियत और पसे मंजर जावेद अनायत साहब ने आपके सामने, मेरे सामने, व्यूअर्स के सामने रखा। क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं कि आप किस नजर से देखते हैं इस मायदे को? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको, JKBS के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया शाहिद अजीज साहब, आपने हमें मदऊ किया। जावेद अनायत साहब और सरदार अलीम साहब का अस्सलाम वालेकुम। जनाब, 1 मिनट के लिए, मैं आधे मिनट के लिए या 15 सेकंड के लिए अपने UK नाज़रीन के लिए एक पैगाम छोड़ना चाहता हूँ कि आज UK में मर्दमशुमारी हो रही है। तो तमाम UK में बाशिंदगान जम्मू कश्मीर से गुजारिश है कि वो अगर उन्होंने फार्म नहीं भरा तो फार्म भरें और अपनी शिनाख्त के खाने में कश्मीरी जरूरत है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो उसके बाद अब आते हैं मायदा अमृतसर 16 मार्च 1846। तो उसका पसे मंजर जो जावेद साहब ने बयान किया, ये वो हालात जो उस वक्त रुनुमा हो चुके थे उसके मुताबिक इन्होंने किया। तो जो अंग्रेज साम्राज्य ने जब बरे सगीर में कदम रखा तो उसने इस तरह के बहुत से मायदे किए। एक मायदा नहीं किया सिर्फ जम्मू कश्मीर का मायदा हुआ, लोगों के साथ उन्होंने मायदे किए। किसी जगह पर उन्होंने कब्जा जोर जबरदस्ती से किया, किसी जगह पर मायदों से किया। तो ये जो मायदा है 1846 का, तो इस मायदे के पस मंजर में जो मायदा करने वाली शख्सियत, मतलब अंग्रेजों की तरफ से थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जो लॉर्ड था, लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग 1846 2 मार्च 1846 लॉर्ड हार्डिंग का पंजाब पेपर्स P में एक बयान छपा। उस बयान के मुताबिक वो यूं लिखता है
that the man whom I have to deal with, Gulab Singh, is the greatest rascal in Asia. Unfortunately, it is necessary to improve his condition because he did not participate in war against us. His territory touches ours. We can protect him without inconvenience and give him a slice of Sikh territory, which balance his strength in the same degree against theirs. And he is geographically our ally. I must forget he is a rascal and treat him better than he deserves. अब इस कंटेंट में देखें कि अंग्रेज जो था वो उस वक्त जब उसको बहुत से इलाकों पर बरतरी तो हासिल हो चुकी थी बरसगीर में, अब जब उसने पंजाब पर हमला किया तो पंजाब में उसको जंग जीतने की सूरत में उसको और ज्यादा बरतरी हासिल होगी। तो जितने मायदे होते हैं, फिर जितनी ताकतें सुपर ताकतें होती है या जिनकी अजारादारी होती है, तो मायदे उनकी शराइत पर होते हैं, ना कि जो आम छोटी छोटी रियासतें, देसी रियासतें जिनको कहते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर को भी देसी रियासत के नाम से कहा गया, प्रिंसली रियासत। तो मायदा जो था वो उसकी बैकग्राउंड में अंग्रेज की भी उनकी भी जरूरियात थी। तो ऐसे इलाकों में जहां तक उनकी रसाई आसानी से थी तो वो उन्होंने वो हाँ रसाई की। तो कई बार बहुत से दर्जनों के हिसाब से मायदे किए अंग्रेजों ने वहां के लोगों के साथ। तो ये जम्मू कश्मीर का जो टेरिटरी अमृतसर है, ये इसको दो पैराए में देखना, अगर हम सोचे तो दो पैराए में हम उसको देख सकते हैं। एक इसमें बड़ा शोभा कुछ लोग जो है उन्होंने ऐसी जिस इंफॉर्मेशन फैला दी है कौम में कि ये मायदा शायद वो था ही नहीं जी, या अभी उन्होंने कहीं चांद आसमान से उतार कर लोगों के सामने पेश किया और किसी को पता नहीं था। क्योंकि मेरा तल्लुक जम्मू कश्मीर एनएसएफ के साथ है और जावेद अनायत साहब भी बहुत एनएसएफ में काम करते थे। तो 1966 में जब से एनएसएफ बनी तो मुत्तहिदा रियासत की बात होती रही। मुत्तहिदा रियासत वही है जो 15 अगस्त 1947 को से पहले थी। तो वहां पर कुछ लोग रियासत, एक जरूरी है कि एक रियासत की बुनियाद बढ़ी, लेकिन रियासत की तश्कील नहीं हुई। 1846 16 मार्च को रियासत की कोई तश्कील नहीं हुई थी। हाँ, रियासत की बुनियाद जरूर पड़ी थी, क्योंकि जो मायदा हुआ उस मायदे में जावेद साहब ने अभी बताया कि गुलाब सिंह की जो रियासत थी वो छोटी सी थी, जम्मू की वो जो लाहौर दरबार की सॉवरेनिटी में थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मायदा हुआ 1846 में, उसमें गिलगित शामिल नहीं था, उसमें लद्दाख शामिल नहीं था। तो ये कुछ इलाके जो है बाद में शामिल हुए, बल्कि गुलाब सिंह की वफात के बाद। तो उसको मतलब जो मौजूदा रियासत, अगर उसका कुल रकबा जो 85,000 मरबा मील या 86,000 मरबा मील हम कह लें, तो वो जो अब हमारे पास मौजूद है वो 86,000 मरबा मील उस मायदे में मौजूद नहीं था। वो मायदा इस रियासत की बुनियाद है। जो ये रियासत, ये इलाके पहले कुछ छोटे राजवाड़े थे, कुछ बड़ी बादशाही थी। उसमें ललिता दत्ता के नाम के टाइम पर वहां से आते कुछ मुसलमानों के दौर आए, कुछ हिंदुओं के दौर आए, बीच में कुछ बिल्कुल बैरूनी कब्जे हुए, मुगलों का कब्जा हुआ, फिर इन इलाकों पर बाद में अफगान आए, अफगानों के बाद वापस सिखों ने कब्जा किया। तो गुलाब सिंह को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उसने उसकी बुनियाद रखी वहां पर, ठीक है। और सिर्फ वो बुनियाद पड़ गई, सिर्फ गुलाब सिंह को हम उस तरह के कोई हीरो नहीं ले सकते, इसलिए कि वो रियासतें जो थी बड़े सगीर में, रियासतों की अहया जो है वो अंग्रेजों ने किया, वही जो है वो उसके पीछे थे। अब वो हम उनको साम्राज्य के तौर पर कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन रियासतों का अहया जो था वो उन्हीं का मरहून मिलना था, उसको तो हम डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे ये जान सकूं कि जो रियासत की तश्कील की आप बात कर रहे हैं कि रियासत की तश्कील हुई, रियासत को डिफाइन किया गया कि रियासत जम्मू कश्मीर है, इसको डिफाइन उसी मायदे में किया गया क्या?
जनाब इसकी बुनियाद वहां पड़ी, वो अब इसको डिफाइंड वहां नहीं किया गया, मतलब कि ये पूरी कोई रियासत बन गई थी, वहां बुनियाद पड़ी। ये फिर ये रफ्ता रफ्ता वो सिलसिला चलता रहा, आगे आकर उसमें गिलगित के इलाके शामिल हुए, उसमें लद्दाख के इलाके शामिल हुए, तभी तो हम जाकर जब कानून आज़ादी हिंद पास होता है तो उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान वजूद में आते हैं तो रियासतें आज़ाद हो जाती हैं। 15 अगस्त 1947 की बात हम इसीलिए कहते हैं कि उस वक्त सारी रियासतें भी, वो देसी रियासतें जितनी अपनी रियासतें थी वो भी सारी आज़ाद हो जाती है उस वक्त। मैं अलीम साहब के पास जाता हूँ, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। अलीम साहब, जिस तरह पैसे मंजर जावेद अनायत साहब ने और उसके बाद डॉक्टर आफ्ताब साहब ने जिस तरह उन्होंने बहुत वेल एक्सप्लेन किया कि मायदे की क्या जरूरत थी, मायदा क्यों किया गया, मायदे में था क्या, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, तश्कील रियासत की पाई या नहीं पाई, आप क्या कहते हैं, आप कैसे देखते हैं मायदे को? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप तीनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे जावेद अनायत साहब, डॉक्टर आफ्ताब साहब। मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो है ना, ये कोई माहिदा ही नहीं था, ये तो एक बैनामा है, माहिदा ये है ही नहीं है। और उसमें मैं कोई वाहिद आदमी नहीं हूं कि मैं नहीं कहता सिर्फ अकेला कि ये कोई बैनामा है, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देखें तो वो अगर उसमें पैसे का के इवज प्रॉपर्टी का या हुकूक का कोई ट्रांसफर होता है तो वो सेल डीड है। मैं यहाँ पे एक आपके सामने रखता हूँ, एक इंडिया का एक चीफ जस्टिस है, व्हेन यू एक्सेप्ट मनी इन कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर of anything, this transfer is nothing but sale deed। तो ये क्या है कि बुनियादी तौर पर यह है कि ये एक बैनामा है। अब यहां थोड़ी सी बात करते हुए कि क्या ये इसकी बुनियाद अब पड़ी। देखिए, अगर तो ये हो कि कोई सारे छोटे छोटे टुकड़े हों जमीन के, जो रियासत जम्मू कश्मीर है, तो और इस नाम की कोई चीज पहले कोई आगाही ना हुई हो, तो फिर हम ये कहें कि जी किसी आदमी ने जो है उसके नाम से इसको मंसूब कर दें, गुलाब सिंह या किसी और के नाम से। कश्मीर पहले से था, उसकी एक तवील तारीख है। कुछ 7 टुकड़े जो है वो इस मायदे के नतीजे में 7 टुकड़े इसलिए जुड़े कि गुलाब सिंह उस इलाके का रहने वाला था, उसके साथ वो टुकड़े जुड़ गए। लेकिन इसके बावजूद भी एक डोमिनेंट हैसियत और पहचान जो थी वो कश्मीर ही रही। आज भी जब हम बात करते हैं कश्मीर की करते हैं, मसला कश्मीर की करते हैं, दुनिया उसको कश्मीर के नाम से जानती है। ये अलग बात है कि जब आप मुकम्मल नाम की बात करेंगे तो रियासत जम्मू कश्मीर कहेंगे, लेकिन ये था बुनियादी तौर पर ये एक बैनामा था। एक बैनामा के कुल जो तारीफ है वो किसी डिक्शनरी के लिहाज से या अच्छा, इसके अलावा ये सिर्फ मुसलमानों का परसेप्शन नहीं है कि ये जो है ना वो एक बैनामा था। पंडित प्रेमनाथ बजाज की बात आपको करता हूं, वो ये कहता है कि ये एक शर्मनाक सौदा था जिसमें एक अजनबी को कश्मीरियों पर मुसल्लत कर दिया गया। और इसी तरह इकबाल जो थे, जैसे कहते हैं ना, जब मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात मैं बात कंप्लीट कर लूं ना, फिर आप बात कीजिएगा कि ये सिर्फ एक नहीं है, ये बैनामा है। कितने लोगों के नजदीक, उनकी बात होने दें, फिर उसके बाद अपनी बात करें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इकबाल जो थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो है ना वो ये समझते हैं, ठीक है, हर बंदे को अपने ख्याल का, कि ये पाकिस्तान के कोई जेर असर, उसके बाद ये जो बयान शुरू हो गया कि ये कोई मायदा नहीं था, बैनामा था। पाकिस्तान के क्याम से बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, कौम फरोख्तन वच्चे अर्ज़म फरोख्तन वाला जो पूरा बंद है, जो इस पूरा वक्त नहीं है कि मैं करूं, वो इकबाल ने इसी मायदे को कहा। और किसने ये कहा, लूट ली इंसानियत की किस्मत 75 लाख में, बिक गई कश्मीर की उम्मत 75 लाख में। ये किसने कहा? हफीज जालंधरी ने कहा, वो एक इनकलाबी शायर थे सारे। गांधी ने क्या कहा? गांधी ने ये कहा ये एक बिक्री पत्र है। और नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने ये कहा कि ये गुलामी की दस्तावेज है। सरदार बुद्ध सिंह ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये डाकुओं के दरमियान, मैं समझता हूं बेहतरीन तारीफ सरदार बुद्ध सिंह की है
कि जिसमें कश्मीरी शामिल ही नहीं है, वो उसका हिस्सा ही नहीं है, उसके बारे में जो है वो, मैं जब कश्मीरी यहाँ पे बात करता हूं तो वो जम्मू का एक राजा जो था गुलाब सिंह, वो उसमें शामिल था। रियासत पुंछ का कोई वहां नुमाइंदा ही नहीं उस मायदे के अंदर मौजूद है, कश्मीर का कोई बंदा ही नहीं है, गिलगित का कोई बंदा ही नहीं है, बाकी जो रियासतें हैं उनका कोई वो जो हिस्से हैं कश्मीर के, उसमें तो उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल बुद्ध सिरदार बुद्ध सिंह की बेहतरीन तारीफ है कि ये दरअसल डाकुओं के दरमियान एक खरीद फरोख्त का एक मायदा था। मौलाना सईद मसूदी जो थे, जो मेरे दोस्त यहाँ पर दोनों बैठे हैं, ये सोशलिस्ट नजरियात रखते हैं, तो कश्मीर को वो अपने आप को कहते थे, ये उनको मानते या नहीं मानते, तो सईद मसूदी साहब अपने आप को पहला सोशलिस्ट कहते थे। वो कहते हैं कि ये एक नीलामी के माल का सनदनामा है, ये कोई मायदा नहीं है। और मौलाना गुलाम रसूल महर, जिनको भी तरक्की पसंद जो राइटर्स के नाम से आप सारे कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि 1846 में हबशी गुलामों की तरह कश्मीरियों को फरोख्त किया गया। यूं मैं ये कहता हूं कि ये बैनामा है, ये मायदा है ही नहीं, क्योंकि जब आप पैसे के इवज जी पावर या हुकूक ट्रांसफर करते हैं, ये मायदा नहीं होता, बैनामा होता है। जी आप सवाल करें। आप इसको मायदा ही नहीं मानते। मैं जावेद साहब, मैं आपको इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि आप तरह न्यूयॉर्क का एक हिस्सा जो हालैंड को किसी पैसे के लिए दिया गया था, वो भी एक मायदा था, आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको आवाज का इशू है, मेरी आवाज आ रही है? आवाज का इशू है, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बात करें। जी टूट के आ रही है जी। हाँ, इस तरह के और भी बहुत सारे मायदे हैं जो पैसों के इवज किए गए हैं। पैसों के इवज ऐसे मायदे पूरी दुनिया में मौजूद है, न सिर्फ के कश्मीर में हुआ, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ। दूसरा, हलीम साहब का एक एतराज ये जो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ जम्मू का, वहां पे जम्मू कश्मीर का कोई बंदा मुलव्वस वहां पे नहीं, मेरी बात सुनिए, हलीम साहब, बात ये है कि मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं अगर जावेद साहब की बात ले लूं, नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने देना, आप अपनी मेरी बात कंप्लीट होने दें। अभी आपने सवाल किया ना, सवाल का जवाब मुझसे तो मुझे देने देना। सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि और भी हुए, तो और मायदों में ऐसा नहीं हुआ, और मायदों में ऐसा नहीं हुआ कि मलकियत जो थे ना, वहां क्या है, बाकी मायदे भी आप उठा के देखें, वहां पे नहीं कि जो वहां इक्तदार मुंतकिल हुआ, यहां पे जो जमीन थी, इस मायदे के नतीजे में प्रैक्टिस जो थी वो जायदाद भी मुंतकिल हो गई, हत्ता कि भेड़ बकरियां भी जो थी उनकी मलकियत भी ट्रांसफर हो गई। और ये क्या चीज दिखाती है, ये प्रैक्टिकली दिखाती है ये चीज। जी, ऐसे एक मायदे की मिसाल जावेद साहब के सामने रख रहा हूँ जो न्यूयॉर्क में हुआ था। तो न्यूयॉर्क का कुछ एरिया था जो बेचा गया था, जो दिया गया था हालिया के लोगों को दिया गया था, वो ऐसा ही एक मायदा था। मैं इसीलिए जावेद साहब को दरमियान में लाना चाहता हूँ। वो ऐसा मायदा नहीं था, वो दुनिया का कोई मायदा ऐसा नहीं है जिसमें इसमें जमीन भी मुंतकिल हो गई और भेड़ बकरियां। वो सिर्फ दुनिया के मायदों में इक्तदार मुंतकिल होता है, इंतकाल मुंतकिल होता है। जी, मैं जावेद साहब को ले लूं, दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं जावेद साहब, जिस तरह हलीम साहब कह रहे हैं कि ये मायदा ही नहीं मानते, इनके लिए ये मायदा ही नहीं है, ये मायदा है ही नहीं, कोई इस तरह के मायदे की कोई बात ये मानते ही नहीं। ये कह रहे हैं कि ये बयानामा है, मायदा ही नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, ये जो हलीम साहब कर रहे हैं बात, ये मेरे ख्याल में कोई हलीम साहब वाहिद आदमी नहीं है ये बात कर रहे हैं। ये हमारी जो कश्मीरी बोलने वाला जो खिता है, उनकी मेजॉरिटी यही कहती है, और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ये रियासत ही इलेजिटिमेट है और हम इस रियासत के साथ ही रहना चाहते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि जिस तरह इन्होंने कहा है हलीम साहब ने कि इसको किसी ने नेहरू गांधी ने पता नहीं क्या क्या, इसको गांधी ने बिक्री पत्र कहा, और जो कांग्रेस पार्टी थी उसका ये बाकायदा उसके मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल थी कि हिंदुस्तान की जितनी भी ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये इनको डिसमेंटल किया जाए और ये सारा हिंदुस्तान ही है। यहाँ कोई ऐसी रियासत मौजूद नहीं है जिसको एक लेजिटिमेट एंटिटी या एथनिसिटी करार दिया जाए। इसी तरह जो हलीम साहब कह रहे हैं, ये कश्मीरियों की मेजॉरिटी, कश्मीरियों से मुराद कश्मीरी सूबे की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये जो पहाड़ी बेल्ट है, हम अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, हम कश्मीरी नहीं है, हम पहाड़ी और पुठवारी लोग हैं। हमारी वो कि हम जम्मू सूबे के जियोग्राफी में आते हैं, लेकिन हमारी जो जुबान और कल्चर है वो पुठवार के साथ मिलता है। तो इस मायदे में हम शामिल नहीं हैं। हमारा जो सूबा है, जो उस वक्त हमारी जो रियासत जम्मू थी, उसका हम हिस्सा थे। ये हमारी जम्मू की स्टेट की तरफ से
कश्मीर और गिलगित के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें वो टेरिटरीज ट्रांसफर की गई थी गुलाब सिंह को, और उसमें हजारा और पोठवार के इलाके उसने वापस अंग्रेजों को देकर उसने खड़ी और ये मनावर के इलाके वो अपनी रियासत में शामिल कर लिए थे। और ये जो अगर आप शेख अब्दुल्ला की आतिश चिनार पढ़ें तो वो इसको बैनामा ही कहते हैं, कश्मीरी बोलने वाले जो लोग हैं वो इसको बैनामा ही कहते हैं, और इस रियासत को वो लेजिटिमेट नहीं समझते हैं। बल्कि अगर आप 1946 की कश्मीर छोड़ दो जो तहरीक थी वो इसी बुनियाद पर थी, और उनका जो पॉपुलर नारा भी यही था कि कश्मीर हमारा छोड़ दो, मायदा अमृतसर तोड़ दो। इस पर जो है जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था तो पूरा एक केस भी है, अगर कोई स्टडी करना चाहे तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए कि उसमें बाकायदा शेख अब्दुल्ला साहब का ये भी कहना था कि जो गुलाब सिंह ने, यानी उस वक्त चूंकि हरी सिंह रियासत के हुक्मरान थे, तो उसने ये भी कहा था, बल्कि उसने आतिश चिनार में वो पूरी लिखी हुई है कि मैंने बाकायदा चंदा करके, उस वक्त ये 5 लाख पाउंड बनता था, तो मैंने ये जो है मैंने सोचा कि ये 5 लाख रुपया में जमा करके इसके मुंह पे मारता हूँ हरी सिंह के, और इसको कहता हूँ कि तुम कश्मीर छोड़ के तो अपने इसको छोड़ दो, क्योंकि हम कश्मीर के जो लोग हैं हम अलग सकाफत हैं, अलग एथनिसिटी हैं, अलग हिस्ट्री है, हमारा अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो हमारा चूंकि बाकी रियासत के इलाकों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन डोगरों ने ही हमें इकट्ठा किया है, तो हम इस रियासत से बाहर निकलकर इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं। अगर महाराजा हरी सिंह इसको सिर्फ अमृतसर ट्रीटी के बेस पर हमारा जो यूनिटी हुई थी या कांग्लोमरेशन हुई थी, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, और यही बात उसने बाकायदा कैबिनेट मिशन प्लान में भी कही थी, और उसी से बाद में अंग्रेजों ने फायदा उठाते हुए इस रियासत को बाद में तकसीम भी करा दिया, और ये रियासत 1947 में खत्म हो गई। इसके पीछे ब्रिटिश का ही हाथ था, और ये बात दुरुस्त है किसी हद तक जो हलीम साहब कह रहे हैं कि जो पैसा दिया गया था वो बाकायदा मनी ट्रांजैक्शन हुई थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो टेरिटोरीज गुलाब सिंह ने पैसे के इवज या उस मनी के इवज जो उसने ट्रांसफर की, उसको उसने बाकायदा अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, बजाय इसके कि वो उनको अपनी जागीर डिक्लेयर करता, उसने उसके ऊपर एक गवर्नेंस सिस्टम लागू कर दिया। अगर वो उसको अपनी जमीन का टुकड़े के तौर पर ट्रीट करता और वहां कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन कायम ना करता, तो वो उसको जागीर बना सकता था। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन चूंकि कश्मीर एक सूबा था उससे पहले पंजाब का, तो पंजाब का जो सूबा था उसको ट्रांसफर किया गया था अंग्रेजों को। और ये याद रखें कि ये कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि जिसमें कोई रेफरेंडम हुआ था, या जो एम्पायर्स के जमाने में अवाम से पूछकर कभी भी कोई स्टेट नहीं बनाई गई है। ये पूरी दुनिया में एम्पायर्स का जमाना सबसे लंबा दौरे हुकूमत है, और उसमें तलवारों के जोर पर ही लोगों की गर्दनें काट कर ही ये एम्पायर्स खड़ी की गई थी, और उनकी टेरिटोरीज जो हैं वो बजोर ताकत तलवार के जोर पर ही ड्रा की जाती थी। गुलाब सिंह जो जम्मू सूबे का हुक्मरान था, उससे पहले जम्मू भी छोटी छोटी 22 राजवाड़ाशाहियों में तकसीम था। ये बेसिकली जो रियासत जम्मू कश्मीर है ये डोगरों के एक्सपेंशनिज्म का ही नतीजा है। इसको हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग लेजिटिमेट रियासत माने या ना माने, लेकिन ये गुलाब सिंह ने सबसे पहले तो जम्मू को कंसोलिडेट किया। आप देखें कि जम्मू में 22 रियासतें थी, उसमें गुलाब सिंह की एक रियासत थी, और उसने सबसे पहले 1828 से पहले सारे जम्मू को एक मरकजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया, जिसमें मीरपुर की रियासत थी, हिम्बर की रियासत थी, कोटली की रियासत थी, पुंछ था, रजौरी था, किश्तवाड़ था, डोडा था, रामबन था। ये तकरीबन 16 हिंदू राजवाड़े थे और 6 मुसलमान। तो ये इन सब को खत्म करके इसने पहले जम्मू को एक मरकजी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाया, और उसके बाद ये लद्दाख पर इसने बाकायदा मिलिटरी चढ़ाई की। लद्दाख जो बल्तिस्तान हमारी तरफ है और लद्दाख कारगिल और लेह जो इंडिया की तरफ है, ये इलाके इसने बजोर ताकत फतह किए थे, और वहां तकरीबन हजारों के हिसाब से डोगरा फौज मरी थी। एक जंग ये हार गए थे लद्दाख फतह करते हुए, उसमें तकरीबन 4,500-5 हजार लोग मारे गए थे। और ये इलाके तो प्योरली उसने मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म करके ये तिब्बत की एम्पायर से छीने थे। लद्दाख के जो इलाके हैं जिसमें बल्तिस्तान भी आता है, गिलगित के जो इलाके हैं जिसमें जावेद अनायत साहब, आप चूंकि बहुत हिस्ट्री का मुताला करते हैं, हिस्ट्री से बहुत वाकिफ हैं, तो
जिस तरह अलीम साहब कह रहे हैं कि हम मानते नहीं है, ये मायदा नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई इस तरह का ट्रीटी नहीं है, इसी तरह अगर आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह मतलब सेल डील, या अगर हम इसको सेल डील कहें या इसको एक ट्रीटी कहें, क्या कहना चाहिए इसको? नहीं, सेल डीड इसलिए नहीं कहेंगे कि ये जो मनी ट्रांसफर की गई थी, ये जिस इलाके के हवाले से ट्रांसफर की गई थी, अगर इसको हम सेल डीड कहेंगे तो हम तो अपनी आर्गूमेंट्स कमजोर कर रहे हैं कि हमारा जो इलाका है उस वक्त तो जम्मू था, ये हमारी रियासत की तरफ से ही जो कुछ हुआ है वो कश्मीर के ऊपर और गिलगित के 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हुआ है, तो हम तो अपनी आर्गूमेंट्स उनके हवाले कर रहे हैं कि वो हमें ये कहें कि आप अलग हो जाओ, क्योंकि आपके मुल्क ने हमारे ऊपर सेल डीड किया था या हमें खरीदा था या भेड़ बकरियां बना लिया था, तो आप ये तो कश्मीरी आज भी कहते हैं किसी हद तक कि भाई आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, आप जम्मू के जो लोग हैं उन्होंने पैसे देकर हमारी कश्मीर का सूबा खरीदा था, तो आप हमें हमारी जान छोड़ दें, हम अपनी एक सकाफती यूनिट बनाना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जहां से ये इशू क्रिएट हुआ है, जहां से ये इशू शुरू हुआ वो तावान जंग से शुरू हुआ, जो इंडेमिनिटी मनी है ये नहीं, आपको मैं बताऊं कि अगर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन आप इसको मेरे लिए अगर एक्सप्लेन कर लें, मेरे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर लें कि अगर सेल डील है तो वो क्या है और अगर टीटी है तो वो क्या है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर सेल डीड में ये होता है कि आप कोई चीज लेते हैं, किसी चीज पर आप बाकायदा वो रिटर्न जो है वो एग्रीमेंट नहीं करते, बल्कि आप उसकी रसीद लेते हैं। बाकायदा गुलाब सिंह ने रसीद ली थी, ये हलीम साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन रसीद जो है वो कंपनी ने दी थी इस बेस पर कि जो तावान जंग पंजाब गवर्नमेंट ने अदा करना था उसका जो हिस्सा था ये इसने अदा किया। ये टेरिटोरीज तो ब्रिटिश इंडिया के पास चली गई थी कश्मीर समेत, इसका ताल्लुक तो पंजाब दरबार से नहीं था या कश्मीरियों से, तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था ना, कश्मीरी तो पहले भी पंजाब का ही हिस्सा थे। ऐसे मैं एक सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर महाराज ये जो गुलाब सिंह था ये उस वक्त अगर ये मायदा करके या ये सेल डील करके कश्मीर को ना लेता तो कश्मीर पंजाब में चला जाता। नहीं, कश्मीर तो दिल्ली के अंडर चला गया था ना उस वक्त, ये चूंकि पहले भी मुगलों ने इस पर कब्जा किया था, 150-200 साल 2 साल तक ये दिल्ली के जेर असर रहा है, फिर इस पर अफगानियों ने कब्जा कर लिया, उसके बाद पंजाबियों ने कब्जा किया और पंजाबियों से ये चला गया था वापस से दिल्ली के पास ही, जहां उस वक्त अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, और जब वहां उनके पास चला गया तो उन्होंने उस वक्त तो शायद उसकी अहमियत का नहीं अंदाजा किया, लेकिन इसको पैसे लेकर गुलाब सिंह को ट्रांसफर कर दिया। यानी अगर गुलाब सिंह ने पैसे दिए या पैसे लिए, सेल डील अगर सेल डील हुई तो उसमें भी कश्मीरियों को फायदा, आप इसलिए कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर मुतफिक मुस्तकिल तश्कील पाई और हमारे लिए फायदा हुआ। मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब आपके पास आता हूँ कि जिस तरह मतलब सेल डील और ट्रीटी की बात हम कर रहे हैं कि सेल डील जिस तरह अलीम साहब कह रहे हैं कि ट्रीटी नहीं है सेल डील है, ये कोई मतलब बैनामा है, उन्होंने खरीदा है, इसको मानते नहीं है, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं तो जो दोनों जावेद अनायत साहब ने जो बात रखी है और जो सरदार अलीम साहब से, इनके बीच के दरमियान की जगह को मेरा जो है वो मानना है, मेरा बयानिया ऐसा है कि ये खरीदो फरोख्त हुई थी, जरूर थी वो। मैं आपको उस मायदे से साबित करता हूँ। छोड़े आप, अलीम साहब बहुत लंबी छोड़ते हैं उधर, जैसे कोई शायर एक शायर को जवाब देने के लिए 500 शायरों के जबानें होती हैं, शायरों अपने अस्तारे तशबीह यूज करते हैं, तो हम उसको नहीं, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म हैं, सियासी कारकुन हैं, तो हम हर चीज को अवाम के साथ जोड़ कर देखते हैं, चाहे वो किसी दौर की अवाम हो, चाहे वो बादशाह दौर क्या सल्तनत दौरों में लोगों के हकूक नहीं थे, लोग नहीं थे, वो खाना नहीं खाते थे, उनको पानी की जरूरत नहीं थी, उनकी जरूरियात बाकी की नहीं थी, लेकिन हर दौर में जुल्म ही होता है, वो किसी दौर में चेंज होकर उसकी कोई और शक्ल नहीं आ जाती। अब देखें जी, शिक नंबर, इसकी 10 सिक्के हैं, सबको पता है मायदा की 10 सिक्के हैं। शिक नंबर 1 मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, सुन ले। अंग्रेज नंबर 1 जी, अंग्रेज सरकार का वो तमाम पहाड़ी इलाके में नवायात जो दरियाए सिंध के मशरक और दरियाए रावी के मगरब में वाक़या है, बशमोल चंबा मासवाए लाहौर के, जो इस इलाके का हिस्सा है वो लाहौर दरबार में मायदा लाहौर 9 मार्च, देखिए जी 9 मार्च 1846 की दफा नंबर 4 के तहत हुकूमत बरतानिया के सुपुर्द किया है।
अब इसको फिर पढ़े, कोई अंग्रेजी का भी तर्जुमा कर ले कोई बंदा कि सुपुर्द कर दिया है, इलाके सारे अंग्रेज के सुपुर्द हो चुके थे और सुपुर्द किया है महाराजा गुलाब सिंह और उनकी नरीना औलाद के मुस्तकिल और कुल्ली इख्तियार में देता है। अब यहाँ जैसे जावेद अलाई साहब कहते हैं, इनका वो आर्गुमेंट गलत साबित हो जाता है, जहाँ कहते हैं कि उन्होंने रियासत बढ़ा दी थी, जबकि अंग्रेज ने ये मुआहदा पहली शीख में ही उसकी नरीना औलाद के हवाले किया कि उसकी नरीना औलाद के कुल्ली इख्तियार में है, वही उसने करना है, कुछ करना है उसको। ठीक है, ये पहली तीनों शिक्के जो है वो उसमें वो दौलत के हवाले से है कि हमने पैसे देने कैसे हैं, लेने कैसे हैं। ठीक है, कुछ भी हुआ, अब इस मुआहदे के दो है। जियोग्राफियाई तौर पर मैं पहले कह चुका हूं कि कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ, आज जो हमें फायदा हुआ वो एक रियासत बन गई। जो रियासतें हमेशा सुकड़ती सल्तनतें जितनी है सुकड़ती रहती है, बढ़ती रहती है, जितनी अंपायरें खत्म हुई हैं खत्म हो गई हैं। देखे चंगेजियों से बड़ी कोई जाबर कौम नहीं थी, उन्होंने बहुत से इलाके फतह किए, मिस्र तक पहुंचे, तुर्की तक पहुंचे, लेकिन जब खत्म हुए तो वो भी खत्म हुए। मुगलों के दौर देख ले, मुगलों का दौर खत्म हुआ, उससे पहले अफगानों का दौर देखे, वो भी बड़ी गिरी कौमें थी, लेकिन जब खत्म होने पर आई सल्तनतें बढ़ती कम होती रहती है, ये किसी की अक्लमंदी से न बढ़ती है न कम होती है। ये हालात जो है वो हालात चेंज होते रहते हैं, हमेशा हालात ही करते हैं। अब हम दुनिया में बैठे हैं जी, हम सोशल डेमोक्रेट मुमालिक में बैठे हैं, जैसे यूरोप है, आप है, मैं जावेद साहब अमेरिका में है, तो यहाँ देख लें कि इन्होंने क्या किया कि असल मसला दौलत का ही है जहां भी है, तो वहां बाहर जाकर ये इन्होंने साम्राज्य में दौलत लूटने का ही इनका प्लान था, और हर मुआहदा इन्होंने अपने ही पैसे बनाने के लिए किया। जो उसमें फायदा किसको हुआ, गुलाब सिंह ने फायदा उठाया, उसने भी अपना सोचा, उसने जो जागीरदार है, उसने जिन लोगों से पैसे लेकर वो कुछ अदायगियां की थी, उसकी आखिरी जो रसीद उसने ली, उसने जितनी अदायगियां की, उसके बदले में उनको जागीरें दी, कुछ लोगों को दी जागीरें, जो खास करके मीरपुर के जो राजा जुल्करनैन साहब साबका सदर है हमारे रहे आजाद कश्मीर के, उनकी फैमिली के लोगों ने, बल्कि उनके आवाजदार ने उसमें पैसे दिए थे। जावेद साहब इस चीज को मानेंगे, इनको पता है। और लेकिन देखें उनको अजाफी जागीरें नवाजा गया उन लोगों को। वो अगर कोई ऐसा ही था, हम हर रियासत का था, तो वो साहिब सरबत लोगों ने अगर कुछ दिया था तो फिर उनको बड़ी बड़ी जागीरें नवाजने का क्या फायदा, क्या मतलब था। तो वो इसीलिए था कि आम आवाम का खून पसीना चूस कर उन्होंने पैसे ही बनाने थे। उस दौर में पैसा बनना था, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी या मुकामी हुक्मरान बना रहे थे, उसके जो एजेंट थे। जैसे महाराजा गुलाब सिंह जी दरअसल अंग्रेज का ही एजेंट। नहीं डॉक्टर साहब मैं दरमियान में, आप कह रहे हैं कि मैं जावेद अनायत साहब और हलीम साहब के दरमियान वाले पॉइंट पे मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो दरमियान वाला पॉइंट, एक तो सेल डील है और दूसरा ट्रीटी है। जावेद अनायत साहब अगर ट्रीटी कह रहे हैं, हलीम साहब सेल डील कर रहे हैं, आप दरमियान में आप क्या कह रहे हैं? हलीम साहब जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह रखना चाहते हैं कि वो उसको एक कोई उम्मत का मसला बनाना चाहते हैं, उम्मा का। नहीं, उम्मा का कोई मसला नहीं था। आज भी कश्मीर जो वैली है, वैली कश्मीर की, जहां पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वैली का, तो वैली में देखें आज भी जो कोई पंडित मरता है तो उसके जनाजे में सभी मुसलमान जा रहे होते हैं। आज भी इस दौर में भी, जबकि पाकिस्तान ने इतना जोर लगाकर वहां पर सहूलतकारी की, उसके बावजूद भी वहां जब कोई पंडित मरता है तो सारे मुसलमान उसका जनाजा उठाकर शमशान घाट तक ले जाते हैं। जब मुसलमान मरता है तो जो आसपास के पंडित होते हैं, वो हमने देखे हैं जी फेसबुक, अभी सोशल मीडिया में आपने सब दोस्तों ने देखे हैं ऐसी चीजें कि वहां पर ऐसा कुछ है नहीं था। तो जैसे अलीम साहब उसको साबित करना चाहते हैं कि ये कोई उम्मा का मसला था, उम्मा को उम्मा को नहीं बेचा। वहां जब बिके तो पंडित भी बिके थे, मुसलमान ही नहीं बिके थे। ठीक है, मैं अवजात मुझे खुद करने दे, मैं क्या चाहता हूं। मैं एक मिनट, शायद भाई बात ये है कि देखिए वो तो अभी उम्मत की बात नहीं, मैं तो एक आम इस हवाले से कर रहा हूं कि जब हमारी पहचान ये यहां थोड़ा सा बात वाजे हो गई कि ये जो लोग भी अब हमारा मायदा अमृतसर को लेके और गुलाब सिंह को हीरो बनाना चाहते हैं और एक बैन अल-अक़वामी, और जैसे कि जावेद अनायत साहब ने पहले उसका जिक्र भी किया या शायद आफ्ताब साहब ने किया
कि एक उसने जो खत लिखा, उसने कहा कि मैं एशिया के सबसे बड़े बदमाश को, डाकू का उसने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, प्रैक्टिकली वो डाकू ही था, उसके साथ में जो है वो डील कर रहा हूं। उसने अपनी बहन को वो खत भी लिखा था, जैसे उसने वो खत जिसका जिक्र इन्होंने किया जावेद साहब ने। तो अब ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हमारे वो खित्ते जो कश्मीर से बाहर के हैं। मैं यहाँ पे ये कहूंगा दो बातें, एक जावेद साहब ने की, एक आफ्ताब साहब ने की। पहली बात यह है, उन्होंने, जावेद साहब ने यह कहा कि अगर वो ये सेल डीड होती, वो उसको जाती जागीर बनाता। प्रैक्टिकली उसने जाती जागीर ही बनाई। कैसे? इसलिए कि जो लोग वहां पे काश्तकारी के हकूक, काश्तकारी के हकूक भी उनसे ले लिए, मलकियत के हकूक भी उनसे ले लिए, और बेगार भी उनके ऊपर मसलत कर दी। तो फिर ये तो जागीर से भी थर्ड क्लास सिस्टम हुआ ना। यानी बेगार जो है, काश्तकारों से भी बेगार नहीं ली जाती। ये बेगार का जो है वो उसको पूरा इस इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया बेगार को। और अब मैं इसके भयानक तरीन सूरत थी कि जब उन्होंने गिलगित के माज पे जो है अपने लोगों को, कश्मीरियों को जबरदस्ती बेगार के तौर पे भेजा, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को, एक अंग्रेज जो है वो लिखता है उसका वाल्टियर, कि उसमें बेगार के नाम पर जो है वो जिन लोगों को वहां पे भेजा गया गिलगित में, तो उनको बाज़ाब्ता खोटे सिक्कों के इवज, यानी सिक्के भी नहीं, खोटे सिक्कों के इवज उसको उनको फरोख्त कर दिया गया। और कुछ लोगों को तो जो कुत्ते थे, अंग्रेजी कुत्ते, उनके इवज जो है वो फरोख्त कर दिया गया कश्मीरियों को। जुल्म की इंतहा ये है। तो ये सेल डीड नहीं है तो क्या है? क्या अपनी रियासत के लोगों के साथ इसी तरह होता है? उसके बाद के जितने भी मामला थे वो भी सारे के सारे प्रैक्टिकली एक रियासत के तौर पर नहीं, वहां इलाका बड़ा था, तो जिस तरह एक जागीरदार जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने नुमाइंदे मुंशी और बत्तागीर रख लेता है, वो सारे उस इंतजामिया की हैसियत भी बत्तागीर ही की थी। क्योंकि अगर वो उनको अपनी किसी रियासत का हिस्सा समझता, 100 साल तक 100 साल तक जितने वज़ीर आज़म आए, तकरीबन 38 के करीब, उनमें से सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे कि जो 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 कश्मीरी बोल सकते थे, और मुसलमान तो एक भी नहीं था। मैंने मुसलमान की बात ही नहीं की, मैंने उम्मत की बात, मैंने आपके सामने नेहरू की बात की, गांधी की बात की, बुद्ध सिंह वो जो है वो इंडियन भी नहीं था, वो कश्मीरी था, उसकी बात की। ये सारे लोग जो हैं वो उसको सेल डी कहते हैं। बात ये है कि जब, अब सवाल जो आपने उठाया था कि हमें फायदा ही हुआ, फायदा नहीं हुआ, हमें नुकसान हुआ। कैसे हमें नुकसान हुआ? हमें नुकसान ये हुआ कि अगर जो इस मायदे में हमें शामिल ना किया जाता, तो आपको पता है जब रियासत कमजोर हो गई, जब सिखों की रियासत कमजोर हो गई, उसके बाद जो कश्मीर का गवर्नर था इमाम दीन, उसने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। उसने जो सिख रियासत को और गुलाब सिंह के दरमियान इस मायदे को मानने से इनकार कर दिया, खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। तो वो जो गुलाब सिंह ने उसके ऊपर चढ़ाई की, और लखपत राय जो इसका कमांडर था वो कत्ल हो गया, मारा गया, इनको शिकस्त हो गई, भाग गए ये। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी फौज की मदद से फिर 9 नवंबर 1846 को फिर उसको दोबारा इमाम दीन को शिकस्त देकर, तो दोबारा जो है वो गुलाब, चूंकि वो पीछे, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं इनकी, कि जो अंग्रेजों का तरीका यह था कि वो इनडायरेक्ट हुक्मरानी करते थे, उनकी तादाद ही इतनी नहीं थी कि वो डायरेक्ट इतने बड़े इलाके को संभालते, लिहाजा वो इनडायरेक्ट, तो यहाँ भी वो इनडायरेक्ट गुलाब सिंह के लिए जरिए हुक्मरानी कर रहे थे। तो उन्होंने इसके हवाले कर दी। इसके नतीजे में कश्मीरी जो थे वो दोहरी गुलामी का शिकार हो गए। हमें जब कश्मीरी कहता हूं तो पुंछ रियासत उसका हिस्सा उस वक्त नहीं थी, लेकिन गुलाब सिंह के जो भाई ध्यान सिंह के जो है वो उसकी जागीर थी, और ये झगड़ा बहुत असल चलता रहा कि भाई ये उसका हिस्सा है, अब जो इलाके हैं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये सिलसिला लंबा चलता रहा। बात ये है, अगर ये ना होता तो इमाम दीन जो था वो खुद मुख्तारी का उसने ऐलान कर दिया, गुलाब सिंह की हुकूमत कमजोर हो गई, सिखों की रियासत बिल्कुल खत्म हो गई। तो इसके नतीजे में ये सारा उसी वक्त, इसके 2 चांसेस थे, 2 इम्कान थे। पहला जो हमें खुशफहमी की बुनियाद पे करें तो ये कह सकते हैं कि इमाम दीन जो था वो अंग्रेजों के भी मातहत नहीं था, कश्मीर जो उसने आज़ादी का ऐलान कर दिया था, और कश्मीर के साथ जो साबका हिस्ट्री में रहने वाले इलाके थे, जैसे रियासत पुंछ है, बाकी डोडा वगैरह हैं, इन सब को उसने अपने साथ मिला देना था, जम्मू को छोड़ के, जम्मू के अलावा। तो ये एक रियासत तो 1846 में ही आज़ाद हो जाती, लेकिन ये खुशफहमी होगी क्योंकि अंग्रेजों ने बहरहाल उसके ऊपर कब्जा कर लेना था, अंग्रेजों ने उसको नहीं छोड़ना था। अब अगर 2 सूरतें थी, अगर अंग्रेजों के मातहत जाते तो गुलामी तो थी हमारी, लेकिन ये जो हम गुलामों के गुलाम हो गए, उसका नुकसान ये हुआ कि कोई तालीमी तरक्की नहीं हुई, कोई जो सनती तरक्की नहीं हुई, कोई रसूल रसाइल में नहीं हुई। इसके मुकाबले में जो इलाके अंग्रेजों के मातहत थे, अंग्रेजों की गुलामी में थे, आप इससे हिसाब लगाएं कि रियासत जो जम्मू और कश्मीर हम इसको कहते हैं,
पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर में एक भी यूनिवर्सिटी 100 साल में नहीं बनी। क्या यही सेल डीड थी ना, कि काश्तकार थे, काश्तकारों के लिए, अपने बेटे तो उनके बाहर पढ़ रहे थे, वो तो काश्तकारों के लिए तो उसने यूनिवर्सिटियां नहीं बनानी थी। पूरे वादी कश्मीर में, पूरी पूछ रियासत में, पूरी गिलगित में कोई डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं था कि जिसमें साइंस की तालीम दी जाती हो। तो ये अगर अंग्रेजों का होता तो यूनिवर्सिटियां बनती, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, लोग बैरून मुल्क जाके ज्यादा तादाद में पढ़ते, और फिर जो 3 जून 1947 के उसके नतीजे में हमारे लिए एक आजादी की सूरत पैदा हो जाती है और 70 साल तक ये सिलसिला न लटकता। अब हुआ ये कि इस दोहरी गुलामी के नतीजे में तो एक तो इस्तेसाल हुआ, जुल्म हुआ, और उसके साथ साथ ये हुआ कि मसला आज तक कंफ्यूज हो गया, लंबा हो गया, और ये सुलझने में नहीं आ रहा। तो यूं ये सेल डीड थी और इसके नतीजे में कश्मीरियों का इस्तेसाल भी हुआ, और उसके बाद ये मसला जो है वो ज्यादा पेचीदा भी हो गया। वरना इमामुद्दीन की शक्ल में मेरी खुशफहमी ये है कि वो एक रियासत बन जाती और पूंछ रियासत और पूर्व जवार वाली रियासतें जम्मू शायद ना बनती, उसका हिस्सा होती। ठीक, मैं अलीम साहब दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं ख़वातीन और हज़रात, अगर आप मुझे जो भी सवाल अगर भेजना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मेंशन जरूर कर दीजिए साथ में कि ये हमारा सवाल है। अदरवाइज चूंकि इतने कमेंट्स होते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं जावेद अनायत साहब, आपको जो E.F. नाइट की एक जो किताब थी जो उन्होंने लिखी थी, वेयर थ्री एम्पायर्स मीट, इसमें वो चूंकि लिख ही रहे हैं कि ये जो मायदा हुआ, जो ये चूंकि वो कह रहे हैं कि इसलिए हुआ था कि इसकी अहमियत ये थी कि जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके लिए मुश्किल था कि दूर दराज के जो इलाके हैं उनके लिए उनको वो मैनेज कर पाते, ये इसलिए उनके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने गुलाब सिंह के साथ इस तरह का कोई मायदा किया, या मतलब उनको बेच दिया, जिस तरह अलीम साहब कह रहे हैं कि सेल डीड थी उनको बेच दिया, या मैं अगर ये कहूँ कि मायदा हुआ, ये जो वो कह रहे हैं कि ये उनके लिए मुश्किल था, तो उन्होंने अपने मफाद के लिए ये मायदा किया। क्या कहते हैं आपके, ये ब्रिटिश मफाद था इसमें मायदे में, या गुलाब सिंह मतलब उन्होंने अपने मफाद में किया, ब्रिटिश मफाद ने अपने मफाद में किया? देखें जी, मेरे ख्याल में हम चीज़ों को बिल्कुल मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और हम जिस तरह चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके ये जो हमारा पहाड़ी बेल्ट है, इन बेचारों को ये समझ नहीं आ रही है कि ये अपने खिलाफ आर्गूमेंट्स कर रहे हैं या अपने हक में कर रहे हैं। इनको अभी तक ये पिछले 70 सालों से यही नहीं पता चल रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। हमें पहले ये तय करना होगा कि जो हम कह रहे हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भी हम कबूल करें। ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि ये मायदा कश्मीरी जो स्पीकिंग टेरिटरी है और जो हिली स्टेट्स हैं जिनको उनने दरियाए मशरक के किनारे की तरफ जो गिलगित के इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जम्मू की स्टेट को ट्रांसफर हुए। अब इसको आप सेल डीड के हैं, मायदा के हैं, गुलामी के हैं, फलाना के हैं, जो मर्जी के हैं, लेकिन ये टेरिटरीज ट्रांसफर हो गई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। गुलाब सिंह जो एक रूलर था जम्मू स्टेट का, उसको ट्रांसफर करने वाली जो अथॉरिटी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। एम्पायर्स के जमाने में रूलर जो होता है वो सावरन होता है, उसमें अवाम जो है वो उसको नहीं पूछा जाता, क्योंकि उनका रूलर जो होता है वही सावरन होता है। ये बात एक तो अच्छे तरीके से समझ ली जाए हमारे लोग, क्योंकि हम गुलाब सिंह से पहले भी ऐसे ही राजवाड़ों के, जागीरदारों के, लैंडलॉर्ड्स के ही अंडर थे। हमें पहले भी डेमोक्रेसी नहीं मिली हुई थी। कश्मीर का जो सूबा है वो पहले भी एक जागीरदार या एम्पायर के ही सिस्टम में था, और वो पंजाब के सिखों की एम्पायर थी जिसके अंडर उन्होंने इस पर बाकायदा कब्जा किया था। उससे पहले अफगानों ने, उससे पहले मुगलों ने इस पर बाकायदा कब्जा किया था। किसी ने कोई पैसा नहीं दिया था, मुफ्त नहीं कब्जा किया था कश्मीर के सूबे पर। गुलाब सिंह ने पैसे देकर ये इलाके ट्रांसफर किए थे ब्रिटिश इंडिया से अपनी मुमलिकत को, ये याद रखा जाए। इसको आप जो मर्जी कहते रहे, हमारा जो सूबा है जम्मू सूबा, ये हमने ही ये किया था, हमारे ही हुक्मरान ने किया था, और हम ही आपस में बैठ के ये कह रहे हैं कि ये गलत है। अगर हम ये कहते हैं कि ये गलत है तो फिर हमें इसके जो हासिलात हैं उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा। फिर कश्मीरियों की बात माननी पड़ेगी कि हम उनको 1500 यानी 15 अगस्त 1846 वाली पोजीशन पे ले जाएं कि वो इंडिया का हिस्सा बने। इंडिया अब 2 हिस्सों में बट चुका है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो वो उसी हिसाब से अब पाकिस्तान का हिस्सा बने, और जम्मू सूबा जो है वो उसी हिसाब से इंडिया का हिस्सा बने। यानी हमें किसी एक तरफ लगना पड़ेगा। हम अपनी आर्गूमेंट्स को बीच में लटका के रखते हैं कि ये भी हो जाए, यानी
वही हम कह रहे हैं कि इसके नतीजे में, इस मायदे के नतीजे में जो इलाके गठे हुए, जो एक पूरा यानी स्टेट बनी, उसकी डिमार्केशन की गई, उसको तो हम कहते हैं कि वो तो गलत हो गया, लेकिन रियासत को हम कहते हैं कि ये हमें मिले, ये तो नहीं हो सकता। हम दोनों चीजों को नहीं ले सकते हैं। जिन इलाकों पर गुलाब सिंह ने कब्जे किए हुए हैं, आफ्ताब साहब कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आफ्ताब साहब शायद कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज आफ्ताब साहब बोलिए आप। देखिए जी, जावेद अनायत साहब शायद कुछ ज्यादा लगाव रखते हैं महाराजा के साथ, वो बात तो समझ आती है। जितनी बात ये कह रहे हैं कि हम जम्मू के लोग हैं और वो महाराजा, मैं महाराजा को गैर मकामी नहीं कहता, और हम ये कुछ लोग, जावेद अनायत साहब समेत कुछ लोग जो हैं वो नेशनलिस्टों में को भी जबरदस्ती के साथ उस मायदे के खिलाफ कर रहे हैं। हालांकि नेशनलिस्ट कोई भी उस मायदे के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस मायदे के नतीजे में गुलाब सिंह को हीरो मानने के काबिल नहीं है, क्योंकि अभी अभी जावेद अनायत साहब ने मान लिया है कि गुलाब सिंह भी एक जागीरदार ही था, जागीरदारी सिस्टम इसने कायम किया हुआ था। जैसे इन्होंने कहा कि वो पहले भी ऐसे थे, तो इसका मतलब है कि इसके दौर में भी ऐसे थे। एक दूसरी बात यह है जी, कोई मायदा, जो मायदा है ये इन्होंने पढ़ा हुआ है, यहाँ भी ये चलाकी करते हैं। जावेद अनायत साहब भी थोड़ी सी चलाकी मार रहे हैं। देखिए, ये मायदे की पहली 3 शिकें आप पढ़े, उसमें तो सूबा कश्मीर की बात है, बाकी की 7 शिकें पढ़े ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें कहाँ कश्मीर के सूबे की बात है? वो तो अंग्रेज और गुलाब सिंह के दरमियान ऐद मुआहदे हुए हैं। अंग्रेजों ने रजामंदी, मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बात सुने जावेद साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुने आप। पहली 3 शिकों में वो है कि ये इलाके हमने आपको बेचे हैं, इसके आपने पैसे देने हैं, वो हो गया वो सूबा कश्मीर का मामला। अब बाकी की शिक नंबर 4, महाराजा गुलाब सिंह बरतानवी हुकूमत की मर्जी के बगैर अपने मुल्क की हदूद में तगैयर और तब्दीली नहीं करेंगे। ये क्या रजामंदी किसकी होगी? अंग्रेज सरकार की। और महाराजा जहां भी करता है, महाराजा गुलाब सिंह ऐद करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाजत के बगैर किसी बरतानवी, यूरोपीय, अमरीकी के बशिंदे को अपने मतहत मुलाजिम नहीं रखेंगे। महाराजा गुलाब सिंह ऐद करते हैं कि जहां तक उनके हाथ में मुंतकिल होने वाले इलाके का तल्लुक है, वो बरतानवी हुकूमत और दरबार लाहौर के माबैन क्या होने वाले मायदे का एहतराम करेंगे। देखें, हर जगह पर महाराजा गुलाब सिंह ऐद करता है उनके साथ और उनके इक़्तिदार आला को तस्लीम करता है। ठीक है, ये बाकी के 7 शिक्के जो है वो चीर कर ये कह रही है। ये तो हमारा आर्गुमेंट, हमें सिर्फ ये शिक नंबर 3 शिकों पर हम लड़ रहे हैं जी कि वो सेल डीड थी, वो नहीं थी, वो मायदा हो गया था, दुनिया का बड़ा बेहतरीन मायदा था, उसमें हमको फायदा क्या है? जोग्राफियाई फायदा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जोग्राफियाई तौर पर ये रियासत बनी है, एक जदीद शक्ल ली उसने, ऐसी बनी नहीं कि कोई आसमानों से आ गई, थे इलाके उधर। वो जम्मू के रियासत थी, वो छोटे रजवाड़े थे, वो बड़े रजवाड़े थे। जैसे इन्होंने कहा, वो बादशाहतें थी, ललिता देवता के दौर से आ रही है, बहुत से हिंदू हुक्मरान गुजरे, बहुत से मुसलमान हुक्मरान गुजरे, बहुत से गैर इलाकाई लोग भी गुजरे। जो जैसे अलीम साहब कह रहे थे हमको कोई उसका नुकसान, हमको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये भी बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। वो ये तो खुदा वास्ते का दुआ मांगते रहते हैं, कहीं कोई मसला पैदा हो जाए हम उम्मत के नाम पर चंदा मांगना शुरू कर दें। इनका सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, और इसीलिए ये इस रियासत का भी बेड़ागर किया इन्होंने, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर। डॉक्टर साहब पर्सनली मैं जावेद साहब से देखें जी, बात सुने, डॉक्टर आफ्ताब साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये 10 बार अपनी एक ही बात ये है। देखिए, मेरी समझिए कि मैं कहना क्या चाहता, मैं ये नहीं कहता, मैंने बात ही नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि इसको जो है ना वो कोई वो तो अभी हम उस तरफ आए नहीं है, हम अभी ये बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम अभी ये बात कर रहे हैं कि ये था क्या, हमने आगे कैसे चलना है। सुनिए मेरी बात सुनिए, हम ये नहीं कह रहे, हमें वो तो तब होना कि मैं उसकी हल की, मेरी बात सुनिए ना। मैं जावेद अनायत साहब का मौका ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। देखें जी, मेरे ख्याल देखिए ना, उन्होंने जब बात की तो आप मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, मैं इसके बाद आपके पास। जी बोले जावेद अनायत साहब प्लीज। देखें, ये आफ्ताब साहब जो बात कर रहे हैं,
ये बिल्कुल अपनी ही बात का दूसरे ही लफ्ज में उसकी नफी कर देते हैं। इनको पता नहीं कौन सी कौम परस्ती का नशा है। मुझे तो कोई कौम परस्ती से कोई इससे दिलचस्पी नहीं है कि हमारी रियासत जो है वो मौजूद है तो वो आपकी कौम परस्ती भी चलेगी। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौम परस्ती कोई हमारा अकीदा तो नहीं है। दूसरी बात जो हलीम साहब कह रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें सुनना चाहिए। ये गलत बात है कि हलीम साहब जो है वो मजहब की बात करते हैं, जमात इस्लामी के हो गए। मेरे ख्याल में ये हमारा रवैया ही गलत है। पहली चीज तो ये है कि इस रियासत के हम जो शहरी हैं अच्छे तरीके से इसको समझ लेना चाहिए कि ये रियासत तो अब टूट चुकी है और जो बातें हम कर रहे हैं क्या इससे ये रियासत दोबारा रीयूनाइट हो जाएगी? कभी नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो बार बार आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि फलाने अंग्रेज ने ये कह दिया, फलाने अंग्रेज ने ये कह दिया, बात ये है कि ये क्या बार बार आप बातें कर रहे हैं अंग्रेजों की कि अंग्रेज क्या खुद कोई लेजिटिमेट या उनके पास कोई मॉरल पावर थी? वो 8000 मील दूर से आकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे कर चुके थे, हजारों लाखों लोगों को कत्ल कर चुके थे, लोगों को तोपों के दाने के आगे लगाकर उनने उनके परखीचे उड़ाए। तो ये बार बार उनकी मिसालें देते हैं कि फलाने ने गुलाब सिंह को ये कह दिया, फलाने ने गुलाब सिंह को ये कि क्या उनके तो ये मायदे में लिखा है जनाब, ये मायदे की बात कर रहा हूं ना। अब आप बात सुनेंगे गुलाब सिंह के बारे में। आपको जो प्रॉब्लम है वो मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो मेरे इलाके का रूलर था और मेरे इलाके के जितने भी रूलर गुजरे हैं वो इसी तरह के एब्सोल्यूट पावर ही उनके पास थी और ये फैमिली डायनास्टीज थी, ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। अंग्रेजों ने भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया होता। बात सुने आप पहले, आप अपनी बात सुने, दूसरों की बात सुना करें ताकि आपकी खोपड़ी में भी किसी की बात जाए। पहली बात तो ये है कि हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेना चाहिए, हर बंदे को सुनना चाहिए। ये जो हमने एक बस अपना बनाया हुआ है कि हम कौम परस्त हैं तो पता नहीं हमने कौन सी सच्चाई जेब में डाली है, ये बिल्कुल गलत है। ये नैरो माइंडेडनेस है। मैं ये कह रहा हूं कि उस जमाने में एम्पायर्स के दरमियान जो मायदे होते थे वो ऐसे ही होते थे। उसको कोई माने या ना माने उसका किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मायदे हो जाते हैं उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा, ये जो बार बार कह रहे हैं कि अंग्रेज ने ये लिख दिया, अंग्रेज ने वो लिख दिया, शिक नंबर 4 में ये लिख दिया, ये क्या रटा हुआ है इस बंदे ने? मुझे तो फिर मायदा कौन सा हुआ जी? मायदे में मायदा जो हुआ है उसको सुने सुने पहले बात सुने, कान खुला रखें, मुंह बंद रखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। बात ये है कि दो कान है आपके, उनको खुला रखें। मैं ये कह रहा हूँ जब ये पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, अमृतसर को आप मारे गोली, पहले आप अपने कान को सुने, बात सुनने की पब्लिक फोरम में बैठने की पहले एटिकेट सीखें। आपने गलत बात की है हलीम साहब के बारे में भी। चले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो बात कर रहे हैं इनको ये समझ नहीं आ रही है कि ट्रीटीज होती क्या है, मायदे होते क्या हैं और सेल डीड्स क्या होते हैं। किसी हद तक के हलीम साहब जो बात कर रहे हैं वो मॉडरेट बात कर रहे हैं, वो अपना मुस्लिम उसका नहीं बयान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मायदे के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके साथ जो है सेटअप किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं कि अब वो मुलाजिम नहीं रखेगा, फलाना नहीं रखेगा। वो जो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा है इसका, जिसमें डिफेंस का पैक्ट है, फॉरेन अफेयर्स पे पैक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो चीजें शेयर की गई हैं। दूसरा टेरिटरी जो है वो ट्रांसफर की गई है। अब जो ये बात कर रहे हैं कि भाई महाराजा गुलाब सिंह अंग्रेजों का एजेंट था, वो पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में था, तो महाराजा हरि सिंह कोई आपकी तरह या आपके लीडरों की तरह कोई गोरिल्ला लीडर तो नहीं था। वो भी एक एम्पायर चला रहा था, एक फ्यूडल रूलर था। उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप बनाए थे वो उस वक्त की जो पावर थी उसकी ये सुजरेंटी में था, उसकी पैरामाउंटसी में था। इसी तरह ये जो पहले जो रियासतें होती थी यहाँ एक दूसरे की सॉवरेंटी या उनकी सॉवरेंटी जो है वो लिमिटेड होती थी। जम्मू कश्मीर की जो स्टेट बनी थी इसके साथ अंग्रेजों के एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो मायदे थे और दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी के जो है वो मायदे थे। ये जो बात कर रहे हैं शिक नंबर 7, शिक नंबर 8 फलाना, ये उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के साथ। अब मसला ये है कि ब्रिटिश तो सॉवरेन पावर थी, ब्रिटिश तो पैरामाउंट पावर थी, ये उसकी सुजरेंटी में था। अब मसला ये है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो पता नहीं, हम ये सोचते हैं कि ये कोई फ्रांस और जर्मनी की तरह की कोई हमारी रियासत बन गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ब्रिटिश, ये जो कश्मीर था या जम्मू कश्मीर था, ये ब्रिटिश इंडिया की ही प्रिंसली स्टेट थी, उसी की
सुजरेंटी में थी। तो जब ये हम मान के चलते हैं तो इसको आप जर्मनी की तरह का ये मुल्क तो नहीं कह सकते रियासत जम्मू कश्मीर को। दूसरी बात ये है कि जो हम अंग्रेजों के हवाले देते हैं, अंग्रेजों के पास क्या राइट था? गुलाब सिंह ने अगर कश्मीर लिया भी है तो क्या ये गुलाब सिंह के आबो अजदाद की का वतन नहीं था? अगर मजहब की बात की जाए तो मैं और आप तो 500 साल पहले मुसलमान हुए, उससे पहले तो ये हिंदू लैंड ही था। फिर हम किसी मजहब के बुनियाद पर किसी लैंड को हम मुसलमान या हिंदू नहीं कह सकते हैं। ये तो हम अपने खिलाफ ही दलीलें लेके आते रहते हैं कि भाई हिंदू भी हमारे खिलाफ कहेंगे जाओ भाई आप तो बाहर से आए हो सारे। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें थोड़ा सा एक्ल दिमाग से काम लेते हुए नजर की बुनियाद पे नहीं, मैं डॉक्टर दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं हलीम साहब का मौक़िफ़ ले लूं फिर आपके पास आता हूं। हलीम साहब प्लीज जी शायद साहब, पहले बात तो ये है, मैं पहले जावेद साहब की बात से इख्तलाफ करूंगा। बात यह है, देखिए कि वो अगरचे आफ्ताब साहब बात गलत करते हैं, वो कहीं और ले जाते हैं, मैं जो बात जिक्र ही नहीं करना चाहता वो उस तरफ ले जाते हैं, मैं उसी तरफ बाद में आता हूं। लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि ये एक सेल डीड थी और ये डबल गुलामी में देने का जरिया था, और उस डबल गुलामी का इज़हार शिक नंबर 10 भी है, जो ये बात चिंताई जिल्लत आमेज है कि अब जो उसकी बालादस्ती को, सुपरमेसी को, अंग्रेजों की उसको कबूल करने के लिए हर साल जो है वो शेर और बकरियां, भेड़ें बकरियां भी, और उनमें भी 6 नर, 6 मादा और 3 शालें और 2 घोड़े, ये क्या है? ये जलील बना के उसको अपना गुलाम रखने वाली जो मायदे दुनिया में जो मायदे होते हैं वो ऐसे मायदे नहीं होते। खैर, ये तो तयशुदा बात है कि ये एक सेल लीड थी। और सुने, अभी बीच में नहीं बोले, अभी बीच में नहीं बोले, मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने देना, उसके बाद आप बात करें। बात ये है कि उसके बाद जब ये बात है, ये इसके नतीजे में हम दोहरी गुलामी में चले गए। हमारी जो थी वो बजाय इसके कि हमारी पोजीशन वाज़ेह होती, दोहरी गुलामी में चले गए। अब दूसरी बात ये है, आप ये बात कहते हैं कि उस जमाने में मायदे इसी तरह से होते थे। भाई उस जमाने में मायदे, एक तो ये हुआ कि इसके नतीजे में हमारी आजादी के इम्कानात महदूम हो गए, हमारा इस्तेसाल हुआ। अब हम क्यों इस तरफ जाना चाहते हैं? अब जो हमारा इस एंगल से हम इसको देख रहे हैं, पहाड़ी माइंड से हम इसको देख रहे हैं। मैं इसको यही कहूंगा कि कश्मीर को, वादी को अलग अलग रख के, उससे जावेद साहब की जितनी भी बात मैं सुन रहा हूं, ये कहते हैं कि हमें गुलाब सिंह को अपना एक पहाड़ी इलाके का, या जम्मू, पहली बात है कि रियासत पूंछ वो जम्मू का कभी हिस्सा नहीं रही है। आप तारीख को उठा कर देखें, ये वादी कश्मीर के साथ तो अटैच रही है मुख्ती तारीखी वालों से, जम्मू के साथ नहीं रही। ये बाद में अगर गुलाब सिंह ने इसको कहीं जम्मू की इंतजामिया के साथ जोड़ दिया, वो अलग बात है। अब बात यह है कि हमारा जो ताल्लुक था वो तो कश्मीर के साथ था। हम जब कश्मीर कहते हैं तो पुंछ को उसके साथ समझ के कहते हैं। और अब बैनुल अक़वामी बरादरी जो है, उसने जो हमें हक दिया है, उसकी कोई बुनियाद महाराजा जो गुलाब सिंह है उसका कोई मायदा नहीं है। इसलिए नहीं वो ये बात कहते हैं कि गुलाब सिंह ने ये बात की थी। हकीकत ये है, ये थोड़ी सी समझने गौर करने की बात है कि अंग्रेजों ने जो मायदे किए थे, हम अखलाकी बुनियाद हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी अखलाकी बुनियाद ये है कि अंग्रेजों ने जो मायदे किए थे उन मायदों से वो दस्तबरदार हो गए, वो मायदे खुद ब खुद खत्म हो गए। इसी तरह से ये जो उन्होंने ये सेल की थी, ये भी खुद ब खुद खत्म हो गई। और कश्मीरी उसके बाद उनको अपना फैसला खुद करने का इख्तियार मिल गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जावेद साहब कहते हैं इसके नतीजे में तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हिस्सा होते, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हिस्सा होने के लिए वो 3 जून 1947 के मंसूबे में वो इलाके मेंशन है। ये इलाका मेंशन नहीं है, ये इलाका उसमें नहीं मेंशन है। तो इसकी पोजीशन अंग्रेजों के मायदे खत्म होने के बाद बहाल हो गई। इसमें बीच में से जो टोचन जो है ना, वो गुलाब सिंह वाला जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरी इस तरफ आता हूं, जो कहते हैं आफ्ताब साहब, बात यह है कि ये नुक्ता नजर हमारा है, आपने या कौम परस्तों ने देखिए कि यही नारा दिया, शेख अब्दुल्ला ने यही किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई कि गैर मुस्लिम भी हमारे साथ हों, मिलके हम जिद्दोजहद करें। तो आप देखते हैं खुद उसकी आतिश चिनार का यहाँ हवाला आप में से किसी एक ने दिया है, आप खुद ये बात देख लें, उसमें सारी रुदात पढ़ें कि इस सब के बावजूद भी जो थे वो डोगरों ने या सिखों ने किस हद तक उसकी हमायत की, उसका रोना धोना ही रहा कि उन्होंने मेरे साथ तावन नहीं किया। आज आप कौम परस्तों में से आप कोई बड़े लिखा कि जो वादी को, जो रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी, आपकी तमाम तर
इस लिबरलिज्म सेकुलरिज्म के बावजूद कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, वो अलग बात। इसलिए इसकी जरूरत, हम ये बात कहते हैं जमात इस्लामी इसलिए नहीं, सुनिए चूंकि आपने जमात इस्लामी नाम लेकर ये कहा है ना, बात ये है कि हमारा एक नुक्ता नजर है कि ये गुलाम है, मुसलमान रियासत थी, उसके ऊपर वो सिखों का कब्जा हो, वो डोगरों का कब्जा हो, हत्ता के जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ अफगानों का कब्जा हो, जो भी कब्जा है वो गलत है। हम उसको आजाद करना चाहिए। सुनिए शायद साहब, ये जमात इस्लामी इसलिए नहीं है कि चंदा करे, जमात इस्लामी इसको दीनी फर्ज समझता है। जब बात सुनिए ना, अभी आप बीच में बोल पड़ते हैं ना, बात सुनिए। बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जी ये जमात इस्लामी इसलिए बीच में पड़ जाती है कि कहीं चंदा, जमात इस्लामी इसके लिए नहीं, जमात इस्लामी इसको दीनी फ्री समझ के करती है। आपको उस तरीके से इख्तलाफ हो सकता, उसके नतीजे में हम 1 लाख शुहदा की कुर्बानी देते हैं, आप तो खाली सुख की तकरीरें करते हैं, और उसके बाद कश्मीर के नाम पर चंदा तो आप जमा करते हैं न्यूयॉर्क में और कहीं यूरोप में, कहीं अमेरिका में, कहीं आप सियासी बना लेते हैं। मुफादात तो कश्मीर के नाम पे आप लेते हैं। हमने तो कोई मुफाद नहीं दिया, हमने तो कुर्बानियां दी है ना, इंसानी जानों की कुर्बानियां दी है, माल की कुर्बानियां दी है, हमने कुर्बानियां दी है। इसको दीनी फर्ज समझ के, सुनिए, इसको दीनी फर्ज समझ के इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हाँ, आप ये बात कह सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई गैर मुस्लिम तावन कर रहे हूं, कोई बड़े बड़े जो है वो सिख आपकी तहरीक में शामिल हुए हूं, जम्मू वाले आपकी तहरीक में शामिल हुए हूं, आप अमलन हमें ये बात दिखा सकते हैं कि देखिए हम ये नहीं कहते, इसलिए ये लोग हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। जमात इस्लामी का नुक्ता नजर चूंकि एक इस्लामी स्टेट के हवाले से है, तो आप ये बात कहते हैं तो इसलिए लोग साथ नहीं दे रहे, फिर तो आपकी बात में वजन हो सकता है। लेकिन मैं ये दोनों बात, एक बात ये कि मेरी बात पूरी होने देना, एक बात यह है कि जावेद साहब जो फरमाते हैं ना कि इसके नतीजे में हमारा मौकफ कमजोर होगा, यानी ये कि जो कश्मीर के लोग पहले ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग हम पे मुसल्लत हैं। मैं ये कहता हूं कि कश्मीर वाले बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, और हमारा जो केस है वो इसलिए है कि वो इलाके, हम ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब ये अंग्रेजों का जो इंतजामी इख्तियार खत्म हो गया, उसके बाद अहले कश्मीर अपनी मर्जी का खुद फैसला करने में आजाद है। 15 अगस्त 47 वाली स्टेट की डिमांड कर रही है। इट्स ओके, मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब आपके पास आ जाता हूँ, इसलिए कि जिस तरह हलीम साहब कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त वाली स्टेट की बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन मायदे को नहीं मानते। मैं डॉक्टर अपना आफ्ताब साहब आपसे भी पूछता हूँ, हलीम साहब आपके पास भी यही क्वेश्चन लेके आऊंगा कि जो सेल डील होती है उसमें ये होता है कि आप पैसे पे करते हैं और कोई चीज देते हैं, सिर्फ ये होता है। लेकिन जब मायदा होता है तो मायदे में ये होता है कि दोनों अतराफ में उसके टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाती हैं कि ये मायदा हो रहा है, इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो। ये अमृतसर जो है, ये मायदा जो ट्रीटी हुआ है, इसमें देखें कि 10 इसकी दफात हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई हैं, मायदा हुआ है। अगर ये मायदा ना होता, ये एक सेल डील होती, तो उसमें ये होता है कि सेल डील ये है कि हम आपको ये सामान बेच रहे हैं, ये आपका सामान है, ये पैसे दे दें, खत्म, ये बात खत्म हो जाती। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए जी कि हम बात करें, जावेद राय साहब ने कहा कि आप वापस गोरू का हवाला देते हैं। देखिए मैंने जितने हवाले दिए वो उस मायदे के अंदर से मैं पढ़ रहा हूँ। अब बात आपने प्रोग्राम रखा कि हम मायदा अमृतसर पर बात करेंगे। बात हम मायदा अमृतसर की शिकों पर, अगर मैं शिकें पढ़ रहा हूँ तो वो अंग्रेजों का हवाला तो मैं हुआ ना, वो तो उस मायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं उस मायदे के ऊपर। तो यहाँ पर जावेद अनाज साहब की बिल्कुल बात गलत है, गलत आर्गूमेंट है उनका कि मैं मायदे के हट कर कोई बात कर रहा हूँ। देखिए कैसे पढ़े लिखे बंदे के उस मायदे से हटकर कहते हैं कि उस मायदे में ये नफी कर रहा है, उस मायदे में किसी घोड़े की बात कर रहा है। वो देखिए उस मायदे में जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। आप उससे सिर्फ पहले ही चिक के ऊपर आर्गूमेंट इतना करके आगे लोगों को ऐसे ही मुफ्त में ऐसे ही इल्जाम ठोक जाते हैं जी कि वो ये कैसे कॉन्फ्रेंस से, वो कैसा है, वो तीसरा कैसा है, चौथा कैसा है। ठीक है जी, जहां तक अलीम साहब ने कहा कि ये उम्मत का ये दीनी फरीजा समझते हैं, मैंने पहले इसीलिए कह दिया था, मैं समझता हूँ इनको, मैं इनकी केमिस्ट्री वो जानता हूँ। ये उम्मत का दीनी फरीजा कहाँ हुआ जी? रियासत जो थी वो तो पहले पंडितों की थी, लगता देता इस्लाम मुसलमान था, रियासत बदलती थी, हिंदुओं का दौर आया और रियासत पर, बाद मुसलमानों का दौर आया, रियासत में सभी कौमें बस्ती हैं। थोड़े शाह हमदान को देखें, अमीर को देखें, वर्ड शाह को देखें, सदरुद्दीन को देखें,
मैं नहीं, उस आफ्ताब साहब रियासत की तो बात करता हूँ ये जो आफ्ताब साहब सदरुद्दीन का को ख्याल में देखें, वो हलीम रियासत साहब मुसलमान रियासत प्लीज, थी। हलीम साहब प्लीज, आफ्ताब साहब को देखे बात जी, करेंगे, आपके पास में आता हूँ। देखे, लेकिन लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो मायदा जो हुआ, वो मायदा इस जदीद रियासत की बुनियाद है, जिसकी तश्कील मुकम्मल बाद में हुई। ठीक है, वो एक तश्कील आप एग्री तश्कील करते हैं कि तश्कील जो के तौर मायदा पर है वो जदीद रियासत की तश्कील का मायदा है, ये आप इससे एग्री करते हैं? मैं ये एग्री करता हूँ कि वो मायदा, एग्री नहीं करता, मतलब हम तो पहले से ये मानते हैं कि वो जो बुनियाद है इस जदीद रियासत की, वो वहां से। ये कुछ लोग जो हैं, जैसे जावेद अनाज साहब, अभी भी देखिए वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे थे, कान बंद रखो, मुंह खोलो, मुंह बंद रखो। ये कैसे मुंह बंद करा सकते हैं? मतलब छोटे लेकर पकड़ लिया किसी को, एक अपना आर्गुमेंट बनाया और दो चार अपने कबीले के बंदे रख लिए, फिर डंडा लेकर उसको मारना शुरू कर दिया। आप इसी मेरे बयानिए को माने, अब अगर सबको माने तो माने ना, ऐसे सबको सुने। फिर एक बात यह है, मैंने मायदे से हटकर कोई बात नहीं की, साबित करे कोई मैंने मायदे से हटकर बात की हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो मायदा जितनी मर्जी बुराइयों के साथ, मतलब उसमें इंसानी हुकूक, वो फ्यूडलिज्म था, वहां फ्यूडलिज्म की सारी शराइत के साथ, लेकिन उसमें हमको ये फायदा जरूर पहुंचा जो रियासत बनी उसमें। और हमने कभी नहीं कहा कि रियासत नहीं बनी। मैंने बिल्कुल पहले आर्गुमेंट में मैंने बोल दिया था कि मैं नसब से तलक रखता हूँ, और हम 1966 से ये मानते आ रहे हैं। ये कोई नया, कोई जावेद साहब ने आरशू से ये लेकर नहीं है मायदा। ये मायदा 1846 का हुआ, बहुत से लोग मान गए। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं 22 अक्टूबर का है, वो भी हमने इजाद किया। कुछ कॉम्प्रेस लोग ही कहते हैं, जबकि मैं तो 78 से NSF से मुंसलिक हूँ। हम उस दौर में भी कबायलियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। ये एक जिमरन बात मैंने कह दी है। तो जहां तक सरदार अलीम साहब ने बातें की, तो ये कहते हैं हम चंदे की बातें नहीं करते हैं। गुस्सा मुझे आ जाता है ना, इनको बहुत गुस्सा आता है। फिर ये खुद पता जिमरन बात आ जाती है। ये जो सिबगा स्कैंडल है, वो क्या है? सिबगा स्कैंडल क्या है? फिर वो कही, आप अपनी बात करें। नहीं, चंदे चंदे पे, चूंकि आज का हमारा टॉपिक नहीं चंदे पर, मैं अपना इसलिए डॉक्टर साहब माजरत चाहता हूँ आपसे, चंदे की बात नहीं है। आलिम साहब दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं जावेद अनायत साहब को ले लूँ। जावेद साहब, जिस तरह डॉक्टर आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि इससे तो हम एग्री करते हैं कि जो मायदा है, और इससे भी एग्री करते हैं कि जदीद रियासत की तश्कील हुई है, ये भी इससे भी एग्री करते हैं। ये तो इसमें बात तो वही हो गई, जो बात आप कर रहे हैं उसको तो एग्री कर रहे हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब। बात यह है कि ये अगर नहीं एग्री करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जो चीज 200 साल पहले हुई है उसको एग्री करने से या ना एग्री करने से तो किसी की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये जो बातें करते हैं ये बिल्कुल वो पुरानी प्री फ्यूडलिस्ट किस्म की बातें करते हैं, कबीला, बरादरी, कास्ट, फलाना, अफिलिएशंस। बात यह है कि हम इस रियासत को उस 1947 तक इसको मैं बार बार कह चुका हूं कि ये एक सुजरेनिटी के अंडर थी। सुजरेनिटी का मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थी, ये पैरामाउंटसी के अंडर थी ब्रिटिश के। ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थी, इसके पास सॉवरेनिटी नहीं थी। ये एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब है कि ये एक जागीरदार या एक फ्यूडल एम्पायर थी। तो इस बात को बिल्कुल सिंपली समझा जा सकता है। अलीम साहब भी बार बार इसको ये चीज मिस कर जाते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आती है कि एम्पायर क्या होती है और एम्पायर में लोगों के राइट्स कितने लिमिटेड होते हैं। उसमें जो सॉवरेनिटी रूलर के पास ही होती है, और यही कुछ यहाँ हुआ है। ये कोई आज नहीं है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में ऐसा मायदा 1848 में हुआ। आज अमेरिका की 10 रियासतें ऐसी हैं जो मैक्सिको से पैसे देकर, तावान जंग देकर, और कुछ रियासतें ऐसी हैं जो बाकायदा ट्रीटी करके उसने ली हुई है, और एक दो स्टेटें तो ऐसी हैं जिस तरह रशिया से अलास्का लिया था बाकायदा पैसे देकर, यानी बिल्कुल जिसको वो जिस तरह हलीम साहब कह रहे हैं बाकायदा पैसे देकर वो रूस ने ये रियासत अमेरिका को बेची, यानी उसमें कोई ट्रीटी वगैरह नहीं हुई, सीधा सीधा सेल डीड।
तो इसी तरह बहुत सारी और स्टेटें हैं। तावान जंग जो है वो आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी पर तावान जंग लादा गया। 1871 में तुर्की और यूनान के दरमियान जंग हुई, उनके बीच में जो है वो तुर्की ने उस पर जो है वो तावान जंग लादा यूनान पर। यानी तावान जंग की तो एक इतनी मिसालें हैं जो 200 से भी ज्यादा हैं। ये कल जो है सद्दाम हुसैन की जो गल्फ वार हुई उस पर इत्तेहादियों ने सद्दाम हुसैन को हराने के बाद जो विनर पार्टी थी अमेरिका की क़यादत में, उसने सद्दाम पर जो है वो तावान जंग लादा। तो तावान जंग भी बाकायदा उस वक्त जो विनिंग पार्टी होती थी, विनिंग एम्पायर्स होती थी, वो दूसरों से लेती थी। अब जो हम असली जो बात करना चाह रहे हैं, जो डॉक्टर आफ्ताब साहब को ये बात भूल जाती है बार बार है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्यूडल जो एम्पायर्स होती हैं, ये हुक्मरान होते हैं, वो किसी के हीरो होते हैं या वो किसी बरादरी कबीले के होते हैं। उनका कोई कबीला बरादरी नहीं होता है। वो अपनी एम्पायर्स खड़ी करते हैं तो वो किसी कबीले बरादरी के फायदे के लिए नहीं खड़ी करते हैं, वो फैमिली डायनास्टीज ही होती हैं। जब मुगल यहाँ आए थे तो उन्होंने किसी कबीले बरादरी के लिए, किसी मुसलमान फिरके के लिए तो अपनी एम्पायर खड़ी नहीं की थी। उनने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे किए, तो वो किसी इखलाक या किसी मजहब को जवाब बनाकर तो नहीं किए थे, वो तो पावर स्ट्रगल के नतीजे में था। यहाँ भी गुलाब सिंह ने उसी ग्रेट जो गेम चल रही थी उस खित्ते में अंग्रेजों से मिलकर अपनी रियासत भी बचाई और बाकी टेरिटोरीज भी उसने अपनी रियासत में ले ली, और ये बाद में इसको डिमार्क करके एक रियासत बना लिया, और ये उनकी सुजरेनिटी में थी। अब हमारे पास जो एक डिमार्केटेड जो स्टेट है वो डिस्प्यूटेड हो गई, और ये वही टेरिटोरी है जिसको गुलाब सिंह या उसी डोगरा डायनास्टी ने डिमार्क किया था। अगर हम यहाँ तो हम ट्रीटी की बात कर रहे हैं कश्मीर और गिलगित के 3 हिस्सों की, लेकिन लद्दाख और बल्तिस्तान पर तो उन्होंने बाकायदा मिलिट्री एग्रेशन करके उनको एनेक्स किया था, और ये तो तिब्बत की एम्पायर का हिस्सा थे। तो एक तरफ तो हम ट्रीटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम किस तरह ये जवाब पैदा कर सकते हैं कि जिन इलाकों पर उसने कब्जे किए थे उसको हम जो है वो किस तरह जवाब बना सकते हैं कि लद्दाख भी हमारा हिस्सा है, बल्तिस्तान भी हमारा हिस्सा है, क्योंकि उस पर तो बाकायदा डोगरा आर्मी ने एग्रेशन किया था, मिलिट्री इन्वेजन किया था, और उसको फिर बाद में उनका डेफिनेटली ट्रीटी हुआ 1841 में, जिसको चूशाल एग्रीमेंट कहते हैं तिब्बत की एम्पायर के साथ, और उसमें भी वहां डिमार्केशन की गई कि इसके पार जो तुम्हारे इलाके हैं गुलाब सिंह की मुमलिकत में वो मान लिए गए। अब हम अगर ये कहते हैं कि ये जो रियासत है ये तो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हम इस एग्रीमेंट या माजी में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो हम उसको नहीं मानते हैं, तो हमें फिर उन लोगों की उस बात को मानना पड़ेगा कि अगर वो हमसे हक अलहदगी मांगते हैं या हक खुद इरादियत मांगते हैं, इंटरनल जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो वो हमें उन एथनिसिटीज को, उन रीजनल ग्रुप्स को देना पड़ेगा, चाहे वो गिलगित वाले हों, बल्तिस्तान वाले हों या कश्मीर वाले हों। अब जम्मू के भी ये जो अलीम साहब कह रहे हैं कि पुंछ एक स्टेट नहीं थी, पुंछ तो कभी कश्मीर के साथ लग जाती थी, कभी पोठवार के साथ, कभी जम्मू के साथ है, इसकी कोई डिमार्केशन नहीं थी। इसी तरह पिम्बर की रियासत जो थी वो 2500 साल पुरानी थी, किश्तवाड़ की रियासत थी, जम्मू की अपनी जो बेशुमार रियासतें थी, लेकिन ये कभी सारे इकट्ठे हो जाते थे, जो कोई पावरफुल आता था उन पर कब्जे कर लेता था, और फिर कभी जो है वो अलग होकर ये छोटी छोटी 22 रियासतें बन जाती थी। उससे पहले ये 7-8 रियासतें थी। तो इस तरह उससे पीछे जाएंगे कि इसी तरह इनके ऊपर रूलर ही थे, एम्पायर्स ही थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, जो ताकतवर आता था वही चढ़ होता था, और ये आपस में भी लड़ते थे। बाय द वे पिम्बर के राजे ने, राजा सुल्तान खान ने, जो चिप डायनास्टी थी उनकी, उसने सबसे पहले गुलाब सिंह से पहले उसने कोशिश की थी कि वो पूरे जम्मू पर कब्जा कर ले, लेकिन उनकी जो फौज थी वो कोटली में ही फंस गई और वो पूरे जम्मू पर कब्जा ना कर सके। उसके बाद जब गुलाब सिंह आया उसने पूरे इलाके पर कब्जा करके जम्मू एक स्टेट बना ली। मैं जावेद साहब डॉक्टर अलीम साहब का मौक़िफ़ ले लूं, और उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि मायदे में हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे कि जो मायदा हुआ था उसका कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे। डॉक्टर अलीम साहब आपका कहना है? जी शायद साहब बात ये है, मैं अपना जावेद साहब की, आफ्ताब साहब के तो कोई किसी बात का कोई जवाब देना बेमकसद है, क्योंकि वो तो वैसे ही वो छक्के चौके मारने के चक्कर में कोई दलील नहीं, कोई बात नहीं। मैं जावेद साहब की बात जो है वो ये करूंगा कि नंबर 1 तावान जंग नहीं था। ये जो पैसे थे तावान इसलिए नहीं था कि तावान का जो मसला था वो तो सिखों के और अंग्रेजों के दरमियान था, वो मसला खत्म हो गया था। अब ये आ गई थी कस्टडी में, रियासत जो थी वो सिखों ने तावान के तौर पर दे दी, तावान वाला इश्यू खत्म हो गया सिखों और अंग्रेजों के दरमियान। अब अंग्रेजों की ये मलकियत थी, अंग्रेजों ने उस मलकियत को आगे बेच दिया।
हमारा जो रियासत का ये इनकी जो बात है कि हमारा रियासत का क्लेम इससे कमजोर होता है। हमारा रियासत का क्लेम ये है कि ये अंग्रेजों को इस मायदे का इख्तियार ही नहीं था, ये गैर कानूनी था, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जब अंग्रेज ने ये मायदा किया, उनकी ना कानूनी हैसियत थी उसके मायदे की, ना अखलाकी हैसियत थी। जब उन्होंने बरे सगीर को छोड़ दिया तो ये इलाके खुद ब खुद ये आजाद इंसान रह गए। अब ये है कि ये आजाद रह गए तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ क्यों ना शामिल हो जाएं, जैसे कि पहले इन्होंने कहा। इसलिए कि जिन 3 जून 1947 के मंसूबे में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम से 2 अलग मुल्क बन रहे हैं, वो हदूद वो अलग हैं। ये बाकी वो इलाके बच जाते हैं जो उस अंग्रेजों के उस गैर कानूनी गैर अखलाकी मायदे का हिस्सा नहीं थे। इनको अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल है। इसकी वजह यह नहीं है कि जी गुलाब सिंह ने इनको जोड़ा था और गुलाब सिंह जो है वो उसको रियासत की कोई बुनियाद पड़ गई थी, ना कोई वो रियासत की बुनियाद पड़े जिस इलाके की खुद आप ये बात कहते हैं इस मायदे में वो शामिल है कि वो उस रियासत के अंदर भी जो मुख्तलिफ जम्मू की हदूद में और कश्मीर की हदूद में और किसी रियासत पूंछ की हदूद में कोई रद्द-ओ-बदल अंग्रेजों की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, तो वो जो है वो रियासत की तश्कील कैसे कर सकता है। इसी तरह से डिमार्केशन का जो है आप यही मादा पढ़ें, डिमार्केशन जो है वो 1846 में नहीं हुई, डिमार्केशन 1847 में जो एबर्ट था, जनरल एबर्ट, उसने वो लिखे हुए हैं अल्फाज, बल्कि उसने ये तय हुआ कि वो एक लकीर खींच देंगे मशरकी इलाकों की तरफ और ये समझा जाएगा कि जो है ये हदबंदी हो गई। तो दरअसल अगर हम ये कहें, फिर ये है कि पूरी एक तारीफ जो है वो अंग्रेजों ने ये बात कर दी कि ये ये इलाके हम गुलाब सिंह के हवाले करते हैं। ये बात पूरी होने दें, ये जो 1846 बात पूरी होने देना आप प्लीज। चले बोले जी, चले बोले जी। वो ये है कि ये 1847 में 1 साल के बाद उसकी डिमार्केशन हुई और वो एक अंग्रेज ने एक लकीर खींच दी, उसको मशरकी सरहद का नाम दे दिया गया। तो अब ये है कि इसी तरह के जो मायदे हैं, ये तो महाराजा पटियाला के साथ भी हुआ, ये और जो मायदे हैं मुख्तलिफ इलाकों के साथ जो रारे माजारे बनाए गए, तो क्या वो एक नई रियासत बन गई और कोई अखलाकी जवाज हो जाता है? हमारा अखलाकी जवाज जो है वो ये है कि अंग्रेजों का सिखों के साथ मायदा, अंग्रेजों का जो डोगरों के साथ मायदा था, ये गैर कानूनी गैर अखलाकी था। उनके जाने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ये सारे इलाके अपना इख्तियार खुद रखते हैं कि ये अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। ये हमारी रियासत की अखलाकी बुनियाद है। और अब जहां हम खड़े हैं आज, ये हिंदुस्तान, ये क्यों ये सवाल, ये 1914 के बाद ये सवाल क्यों पैदा हो गया कि जी क्या कोई अक़वाम मुत्तहिदा, देखिए ना कि बैनुल अक़वामी सतह पर कहां आपको ये मुश्किल पेश आई? क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात कही कि नहीं जी आपका जो है वो पहले गुलाब सिंह को माने और आप लाएं कि आपका मायदा क्या है? ऐसी कोई बात, ये सारे का सारा ये इस आइडेंटिटी को उन्होंने तस्लीम किया। बैनुल अक़वामी बिरादरी के ऊपर की सतह पर इस बात को तस्लीम किया गया कि ये वो इलाके हैं जो अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ अपनी मर्जी का खुद फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। उसको बुनियाद बनाकर तो हम अपनी आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल से करेंगे कि हमारे ये जो लफ्ज़ है ना, मैं यहाँ ये वाज़े कर दूं कि हम से मराद हम कभी भी हरी सिंह, गुलाब सिंह, डोगरे नहीं लेते। अगर हम की बात करेंगे तो फिर इसके अगर उसको हम लेजिटिमेट मायदा कह देंगे तो फिर उसके नतीजे में और लेजिटिमेट हुक्मरान उसको तस्लीम करेंगे तो फिर तो हरी सिंह ने उसके साथ मायदा कर लिया। अगर उसको सारे इख्तियारात हासिल थे तो फिर हिंदुस्तान के साथ तो उस एक जायज कानूनी हुक्मरान ने मायदा कर लिया, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? वो तो सारे के सारे जैसे जो 561 दीगर रियासतों ने कर लिए तो कोई मसला नहीं है, तो आपको क्यों मसला है? क्योंकि आपके भी हुक्मरान ने यह मायदा कर लिया था, अगर आप उसको कानूनी मानते हैं। इसलिए कि हम उस जो अमृतसरी को नहीं मानते, हम उसका ये इख्तियार ही नहीं समझते, हम 100 साल उसकी हुक्मरानी को गैर कानूनी समझते हैं, इसलिए उसका हिंदुस्तान के साथ मायदा भी गलत समझते हैं और इसको भी गलत समझते हैं। जी, आपका मौक़िफ़ आ गया अलीम साहब कि आप इस मायदे को मानते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। चूंकि डिस्कशन तो हमने मायदे की पूरी 10 शिकों पे कर ली कि 10 दफात थी, उस पर हमने पसे मंजर पे भी बात की, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे भी बात की हम, लेकिन आखिरी कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्ताब साहब, डॉक्टर आफ्ताब साहब आपके पास होंगे कि कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़े
तो हम जो मायदा अमृतसर है इसको हम किस मतलब हम अगर इसको हम नहीं मानते तो रियासत की जो जदीद तश्कील की बात आप कर रहे हैं उसको नहीं मानेंगे हम। अगर इसको नहीं मानते हम तो उसको अगर मानते जी जी, वो मैं बिल्कुल पहले कह चुका हूँ कि ये जैसे कहते हैं कि वो मानते नहीं है, उनको कानूनी इख्तियारात नहीं था, तो उस हवाले से मैं जावेद अनायत साहब की बात से एग्री करूंगा कि उस दौर में ताकत की हुक्मरानियां थी, कौन से कानून थे, ये किस कानून, ये अलीम साहब किस कानून की बात कर रहे हैं, ये कोई उस वक्त कौन सा कानून था जिसकी ये बात कर रहे हैं। देखें जी, अंग्रेज का जो मामला था, अंग्रेज ताकतवर था और अंग्रेज को एक डर था, ताकतवर होने के साथ साथ ये मायदा करने में उसकी एक और फायदा था। ये मायदा इसलिए कि जम्मू कश्मीर उसके लिए एक शील्ड था यूएसएसआर के नजदीक। देखें जी, उधर रूस की इलाका है, कॉरिडोर है, वो चीन का इलाका है, तो वो एक शील्ड के तौर पर उसने महाराजा को, ये मैंने जो पहला वो आर्गुमेंट किया था, तो ये चौके चक्कू की बात नहीं है, ये दोनों मुझे अपने अपने जब इनके मफाद पर जरूरत पड़ी तो शायद ऐसा ले रहे। देखे, अंग्रेजों ने ये शील्ड, इस जम्मू कश्मीर को एक शील्ड बनाया अपने लिए, क्योंकि इधर रशिया था, उधर चीन के इलाके थे, तो वो उनको खतरा तो महसूस हो सकती थी। तो देखे, रियासत का मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यही वो बुनियाद है जो जदीद रियासतें बनी हैं। तो जदीद रियासतें बेशक ही अंग्रेजों ने ही आकर बनाई, उन्हें अदारे बनाए, यहाँ भी उनका कंट्रीब्यूशन था। तो महाराजा ने इस रियासत में रहकर अवाम का इस्तेसाल किया, मकामी लोगों का, सूबा कश्मीर के लोगों का ज्यादा इस्तेसाल हुआ। उसके मुकाबले में पंजाब से, पटियाला से जो लोग हैं वो आए इस वायदे के बाद, वो लोग आए, उनको नौकरियां मिली, पंडितों बेचारों को मार पड़ी, मुसलमानों को मार पड़ी, ज्यादा आबादी में थे जितने हम। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों को नहीं मारते, मुसलमान ज्यादा रियासत का ऐसा है। फिर जितने अच्छे काम किए उन हुक्मरानों ने, हुक्मरान हमेशा अच्छे काम अपने ही फायदे के लिए करते होते हैं, और उसमें भी पीछे एक सियासी बेदारी पैदा हुई, तभी जाकर लोगों ने आवाजें उठाई। 1865 में मजदूरों की तहरीक शुरू हुई, फिर आस्ता आस्ता तहरीकें बढ़ती रही, लोगों ने अबू की आवाजें उठाई। पंडितों ने, अभी बात करो, पंडितों ने जाकर 1925 में अपने अपनों की बात की, तब जाकर हमें वो एक कानून मिला जिसके ऊपर हम बहुत नाचते हैं, वो कानून भी पंडितों के बारे में मिलता है। तो डॉक्टर साहब मैं आपके कंक्लूजन की तरफ मैं आपसे ये क्वेश्चन लाजमी रखूंगा कि हमको अब इसी मायदे की बुनियाद पर स्टेट की डिमांड करनी चाहिए कि हमें ये वाली स्टेट चाहिए, इसी मायदे की बुनियाद पे करना चाहिए। देखें जी, देखें, स्टेट जो है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो केस लेकर गया है भारत, उसके तहत जो उसका रकबा है, वो रकबा चूंकि उस मायदे में नहीं लिखा हुआ है, वो जो आज हमारा जो केस है वो है तकरीबन 85,000 या 86,000 मुरबा मील के रियासत का। देखें जी, उसकी बुनियाद वहां पड़ी। देखें, उस मायदा के तहत, उस मायदे में वो 86,000 मुरबा मील नहीं था। जावेद साहब ने जैसे बोला कि वो लद्दाख का और बल्तिस्तान का इलाका उसने बाद में उसमें शामिल किया कॉन्क्वायर करके। तो देखें, हम जिस रियासत की वादत की बात कर रहे हैं, वो रियासत जो है वो 1846 से बुनियाद पाने वाली, ये संग बुनियाद पाने वाली, ये नहीं कि उस दिन जो बनी थी, उस दिन जो बनी थी वो बहुत छोटी रियासत थी, फिर वो वाली हम नहीं चाह रहे। हम वो रियासत चाह रहे हैं जो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 वाली। जावेद अनायत साहब, कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। जिस तरह जावेद अनायत साहब, आप डॉक्टर आफ्ताब साहब की पूरी बात से पता नहीं इत्तेफाक आप करेंगे या नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 वाली रियासत उनको चाहिए, वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो मायदा हुआ, इस मायदे में जो रियासत डिक्लेयर हुई, जो डिमार्केशन हुई रियासत की, उसकी बात हमें छोड़ देनी चाहिए, उस इशू पे हमें जाना ही नहीं चाहिए। मायदा अमृतसर को हमें छोड़ देना चाहिए और उसके बाद 15 अगस्त 1947 वाली रियासत की डिमांड हमें करनी चाहिए। एग्री करेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में हमें बहुत बड़ी, हम सादा किस्म की बात कर रहे हैं। यानी 16 मार्च 1846 का एग्रीमेंट है, उसमें तो ये ठीक कह रहे हैं कि उसमें तो कश्मीर का इलाका है, उसमें जम्मू की स्टेट है, लद्दाख पर तो इसने पहले ही कब्जे कर लिए थे गुलाब सिंह ने, और उसमें जो है वो गिलगित के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब उसके बाद इसने चित्राल तक कब्जे किए। ज़ाहिर है उसके बाद कोई
डॉक्टर आफ्ताब साहब ने या मैंने तो ये रियासत जो है वो इलाके तो इसमें शामिल नहीं किए, वो कणकर करता रहा और इसमें 1861 तक के वो हुंजार, नगर, पुनियाल, यासीन ये सारी रियासतें कब्जे करके गुलाब सिंह की डोगरा आर्मी ने अपनी रियासत में शामिल कर ली। और उस वक्त अंग्रेजों ने जो ये कह रहे थे कि उसने लिखा हुआ था कि ये अपनी टेरिटरी में इजाफा नहीं करेगा या उसमें रद्द-बदल नहीं करेगा, लेकिन उसने किया। इवन के रणबीर सिंह को उन्होंने रोकने की भी कोशिश की, वो तो बदख्शियों तक चला गया था, लेकिन वो रुके नहीं है। इनकी टसल भी रही अंग्रेजों के साथ बड़े पैमाने पर। ये बाद में इसने ये रियासत दोबारा एनेक्स करने की भी कोशिश की ब्रिटिश ने, लेकिन हमें ये तो हम मानते हैं कि वो ट्रीटी से रियासत शुरू हुई, लेकिन जो डोगरों ने कब्जे करके रियासत को एक्सपेंड किया उसको हम कहाँ छोड़ेंगे। डिमार्केशन जो है वो इन ही डोगरा डायनास्टी के जमाने में ही हुई है। ये अलग बात है कि हम आज भी, हम जो इस की टेरिटरी के रहने वाले लोग हैं, हम डोगरों को भी कोई कबीला समझते हैं, जबकि डोगरा वही आइडेंटिटी है जिस तरह कश्मीरी आइडेंटिटी है, पंजाबी आइडेंटिटी, ये रीजनल आइडेंटिटी है। लेकिन हम जो ऊपर का पोठवार बेल्ट के लोग हैं या ये जो ऊपर का पीर पंजाल बेल्ट है, ये जो कोटली या आगे तक जाता है, इस इलाके में मोस्टली तो वही लोग हैं जो जम्मू के ही इलाके से लोग, जब आबादी बढ़ी तो ऊपर पहाड़ी इलाके में आ गए, कोई मीरपुर की तरफ वेस्ट की तरफ चले गए, कोई ऊपर की तरफ चले गए। तो यहाँ या तो वही लोग हैं जो अपने आप को कदीम जमाने में डोगरा ही कहते थे, जो पहाड़ी अब कबाइल हो गए, और कुछ वो लोग हैं जो पोठवार से आए या पंजाब से आके सेटल हो गए, या कुछ बरादरियां हमारी कुछ अफगानिस्तान से आ गई, कुछ मंगोलिया से आ गई, कुछ तुर्किस्तान से आ गई, तो वो खानदान भी इसमें मिक्सचर हो गया। तो अब हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको असल में हम कंफ्यूज कर रहे हैं कश्मीरी आइडेंटिटी के साथ। कश्मीरी एक एथनिसिटी है, एक एथनोलिंगुअल ग्रुप है, उनकी अपनी एक पुरानी हिस्ट्री है जो 5000 साल पुरानी है। ज़ाहिर है हम कश्मीरी नहीं बोलते हैं, कश्मीरी जो है वो खित्ता सरजमीन पे नहीं रहते हैं, उनकी हिस्ट्री शेयर नहीं करते हैं, तो हमें ज़बरदस्ती उनकी आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। या हमारी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है इसकी बुनियाद पर हम कश्मीरियों के साथ जाके नहीं मिल सकते हैं, इसके साथ तो हम पंजाबी मुसलमान के साथ मिल सकते हैं जिनके साथ हमारा कल्चर, जुबान, तहजीब साझी है। तो हमें रियासत को एक इंटिटी के तौर पर कबूल करना ही होगा। अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, वैसे मेजॉरिटी तो इसको कबूल नहीं करती है, गिलगित वाले इनकार कर गए हैं, लद्दाख वाले इनकारी हैं, कश्मीर वाले इनकारी हैं, जम्मू वाले इनकारी हैं, तो ज़ाहिर है हम आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो इसको एक रियासत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम 5% या 4% एरिया है टोटल जो 47 में इस रियासत से अलग हो गए थे। अब हमारे पास कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। 15 अगस्त 1947 वाली रियासत की डिमांड करनी चाहिए। जी जी ना 15 अगस्त 1947 वाली रियासत ही हमारी डिस्प्यूटेड है और उसी को ही डिस्प्यूटेड माना है इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन ने। हमारे पास कोई और रियासत थोड़ी है, यही टेरिटोरी है जो 1984 हजार मरबा मील है। मतलब डिमांड हमने 15 अगस्त 1947 वाली रियासत को ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास तो और कोई इलाका तो नहीं है ना, यही रियासत जो डोगरों ने बनाई है इसी को ही हम अपनी एंटिटी मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जावेद अनायत साहब, आप और डॉक्टर आफ्ताब साहब बिल्कुल सेम पेज पे हैं दोनों। आप दोनों ट्रीटी को भी मानते हैं, आप दोनों जो उसमें शिक्के हैं उनको भी मानते हैं, और उसके बाद आप दोनों जदीद रियासत की तश्कील को भी मानते हैं वहां पर, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 वाली रियासत की भी डिमांड कर रहे हैं। आप दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हैं दोनों। मैं अब अलीम साहब की तरफ जाता हूं, चूंकि अलीम साहब, उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूंगा कि आप दोनों तो एक ही पेज पे हैं। अलीम साहब आप क्या कहते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ, मैं जावेद साहब से और आफ्ताब साहब से इख्तलाफ करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अमृतसर, मादा अमृतसर की बुनियाद पर या इसको जदीद तश्कील समझें, क्योंकि हम बात बुनियादी तौर पर मादा अमृतसर की कर रहे हैं, अगर हम ये गुलाब सिंह को कानूनी हुक्मरान और उसके बाद के जो उसके जो नस्ल था उनको कानूनी हुक्मरान तस्लीम कर लें, तो उसके बाद हमारे पास कोई जवाज नहीं रह जाता कि हम हरी सिंह के इलाक के कहेंगे ये वो गैर कानूनी है। तो हम तो उस हमारी बुनियाद जो है 15 अगस्त 1947 की ये नहीं है कि इसमें चूंकि हरी सिंह हुक्मरान था इसलिए ये करें, बल्कि 15 अगस्त 1947 को चूंकि अंग्रेज ने जो मायदे किए थे जो रियासतों के साथ, जिसकी बुनियाद पर वो दस्तबरदार हो गया उन मायदों से, उसके बाद कश्मीरियों के बारे में तो कोई चीज तय नहीं की, बाकी इलाके के बारे में उसने तय कर लिया कि वो पाकिस्तान होगा, वो हिंदुस्तान होगा। इस इलाके के बारे में उसने चूंकि कोई चीज तय नहीं की, इसलिए हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला, वो उसमें वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम क्या करें।
अब जो रियासत, मैं यहाँ थोड़ी सी एक बात क्लियर कर दूं, जैसे जावेद साहब ने फरमाया पुंछ जो है, रियासत पुंछ ये रियासत रही है, रियासत पुंछ का ताल्लुक कभी जम्मू से नहीं रहा, तारीखी तौर पर पुंछ का साथ ताल्लुक नहीं रहा। मैं रियासत पुंछ इसलिए कहता हूँ कि मेरा और जावेद साहब का ताल्लुक इस इलाके से है। अब ये है कि हमारी जो बुनियाद है वो ये है इंसानों का हक खुद इरादियत, ना इसमें कोई गुलाब सिंह की बात है। ये सवाल ये है कि हम एक मखसूस जोग्राफिया की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए मखसूस जोग्राफिया की बात कर रहे हैं कि इस जोग्राफिया से हटकर जो इलाके थे अंग्रेजों के मातहत, उनके मुस्तकबिल का फैसला हो गया, इस मखसूस जोग्राफिया का फैसला नहीं हुआ। लिहाजा हम ये बात चाहते हैं कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, और उस मुस्तकबिल के फैसले के लिए हमारी जो जदोजहद है, कोई नाराज हो, राजी हो, खुश हो, उसे दुख हो, तकलीफ हो, वो इस्लामी आइडेंटिटी है। और 500 साल पुरानी ये रियासत है, उसमें जो इलाके कम हैं वो इसलिए कम है कि उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, उनको तोड़ फोड़ उनकी कर ली गई। लेकिन कौन सी रियासत थी? आप कौन सी रियासत की डिमांड कर रहे हैं जी? मैं 500 साल, मैं 5000 नहीं, मैं 500 साल की बात की। अगर 5000 कहा है तो मैं वापस लेता हूँ अपना लफ्ज। 500 साल पुरानी रियासत जो थी वो सदरुद्दीन की जो बुढ़शाह की 15 अगस्त 1947 वाली रियासत, उसकी डिमांड आप नहीं कर रहे। जी नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि उस इलाके के, मेरी बात सुन लें जरा, हम ये कहते हैं कि उस इलाका जिसकी अभी जिसका मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है। जी तो कौन सी रियासत? जी जी क्या कश्मीर थी? वो रियासत कश्मीर थी। ये तो जम्मू तो जी उस रियासत, उस कश्मीर के उस रियासत। जी बोले बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद साहब। जुग्राफिया उसका हुदूद अरबा, आप उस रियासत को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं ये बात कहता हूं कि आपकी आवाज कट रही है, मैंने सवाल सुन लिया है इसके बावजूद आपका। बात ये है, हाँ जी जी, बात ये है कि हम ये कहते हैं कि आप उस रियासत की मुझे डिफाइन आप करें, वो रियासत कौन सी रियासत करें? मैं ये कहता उस रियासत में मौजूदा रियासत जम्मू और कश्मीर के अलावा सूबा सरहद का चित्राल तक का इलाका शामिल था। लेकिन चूंकि बाकी हिस्से का मुस्तकबिल तय हो गया, इस हिस्से का नहीं तय हुआ, इसलिए हम इसकी सिर्फ इस हिस्से की आज तक बात कर रहे हैं। ये बड़ी क्लियर सी बात है। उस रियासत में पूरा KPK, पंजाब और मौजूदा रियासत जम्मू और कश्मीर शामिल थी। लेकिन चूंकि अब पंजाब, अब KPK का फैसला हो चुका है, हम जो बाकी जिस हिस्से का मुस्तकबिल का फैसला नहीं हुआ उसके इस हिस्से की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ कोई किसी बैनामे के साथ अपने आप को नस्ती करना जरूरी नहीं है। और दुनिया हमसे ये नहीं कहती, ये सवाल ये भारत का बयानिया है कि हम अमृतसर के वाले मादे के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जब हम उसको कानूनी तौर पे तस्लीम कर लें कि वो दुरुस्त था, उसके बाद हम हैरी सिंह के इलाके के मायदे से इनकार नहीं कर सकते। अलीम साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जस्ट सेकंड के लिए अपने दोनों दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछ लूं कि ये जो 500 साल पुरानी रियासत थी, इसकी डिमांड ये क्यों नहीं कर रहे हैं? जस्ट 30 सेकंड। जी डॉक्टर साहब जरूर पूछें। क्यों नहीं कर रहे आप? देखे जी, देखे दुनिया जो है पत्थर के जमाने में रहती थी, गारों में लोग रहते थे, फिर इमरानी मायदे हुए। शायद अलीम साहब ने इमरानी मायदात नहीं पढ़े। इनके नजदीक जो कुछ है दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं वो हजारों मज़ाहिब हैं, सैकड़ों के हिसाब से मज़ाहिब हैं। वो सबको अपनी आबादी करने का भी पूरा पूरा आता है। और ये सिर्फ बात अपनी दीन की करते हैं, अपनी दीन की करते हैं। तो बात ये है कि हर एक को, जबकि जो इस्लाम का अमन का दीन है वो सब मज़हब को भी इतना ही हक देता है कि वो भी ऐसी ही बातें करें। जो रियासत की ये बात कर रहे हैं, देखें जी, वो रियासत बादशाह के दौर में तो रियासत की सरहदें कहा जाता है कि सिंध तक थी, ठीक है। उसके बाद जी ये चक्कू को बीच में से निकाल ही देते हैं, इनको पता नहीं है वो रजवाड़े और थोड़ी सी बड़ी बात करते हैं आगे जाने सामने, उसके ऊपर से तुक्के मार रहे हैं। उसके रियासतें जब देखे जी, रियासतें जब बनी है तो वो अंग्रेज के आने के बाद ही बनी है। उससे पहले ये अंग्रेजों ने आकर अदारे कायम किए, रियासतें बनाई। तो अब हम जदीद दुनिया में रह रहे हैं, ये कहते हैं गार में चले जाओ। अब अजीब बात होगी।
यानी ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप इनसे एग्री नहीं करते। मैं जावेद अनाई साहब आपसे पूछती हूँ कि जो 500 साल पुरानी रियासत की जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं, उसकी डिमांड आप क्यों नहीं करते? आप भी तो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस रियासत की डिमांड देखिए, ये कर रहे हैं। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हमारा जो पहाड़ी बेल्ट है, ये जो पठवारी बेल्ट है, हमें बहुत बड़ा मसला है आइडेंटिटी का। हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली हमारी कौमियत क्या है, इसलिए बार बार हम कश्मीर के साथ जाके अपने आप को जुड़ते हैं, जबकि वो पहले कह चुका हूँ कि कश्मीर एक एथनो रीजनल ग्रुप है, उसके साथ हमारा कोई स्वाय मजहब के कोई चीज साझी नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो हलीम साहब कह रहे हैं कि मैं गुलाब सिंह के मायदे को मानने से हमें हालांकि हिंदुस्तान का हरी सिंह का मायदा मानना पड़ जाएगा, तो हलीम साहब काफी पढ़े लिखे आदमी है, इनकी गुफ्तगू से भी पता चलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें हकायक को अच्छे तरीके से तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपके और मेरे मानने से ना तो गुलाब सिंह के उसकी लेजिटिमेसी को कोई फर्क पड़ता है, ना ही किसी और एम्पायर ने 8,000 10,000 मील दूर से आके पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो वो कोई कानून तो नहीं था उनके पास, वो तो उनके पास बंदूक थी और एडवांस जो है वो पावर थी। इसी तरह कल मुगल आए थे, जिनको हम मंगोल कहते हैं, सेंट्रल एशिया से, उनने आके पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया। तो हमने क्या कर लिया? उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी एम्पायर इसी तरह चढ़ाई करती रही हैं। एक वक्त में अलेक्जेंडर ने दुनिया के तकरीबन 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तो आज यूनानी वो सारा नहीं क्लेम कर सकते। ईरान 65% दुनिया पर काबज हो गया था। चंगेज खान दुनिया के 70% इलाके पर काबज हो गया था। तो मंगोलिया जो है वो इतना सा इलाका है, हमारे आजाद कश्मीर के बराबर आबादी है, तो वो आज सारी दुनिया को क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये कश्मीरी एम्पायर की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं शायद पता कि ये जो शाह मीरी थे, ये जी बैड शाह की ये जो बात कर रहे हैं, बैड शाह ये ईरान से आए थे और ये आकर स्वात में रहे, तो ये फैमिली, और स्वात से ये आकर कश्मीर में सेटल हुए और यहाँ दरबारी साजिशों के जरिए यहाँ ये कश्मीर की उस गलत है। डायनास्टी पे काबिज हो गए। दूसरी बात ये है, जी जी सुने, तो उसमें ये जो इंट्रीग होते हैं, ये जिसको पैलेस इंट्रीग कहते हैं, उसके जरिए ये लोग ऐसे ही किया करते थे। और फिर उसके बाद इनको कश्मीर के इस बादशाह ने, चूंकि ये मुसलमान था, इसने जो है वो चित्राल तक और उधर जाकर अफगानिस्तान तक कब्जे कर लिए थे। तो वो एक्सपेंशनिज्म तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुलाब सिंह ने अपने पड़ोस पर ट्रीटी करके वो रियासत ली, तो वो नाजायज हो गई। तो ये बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि हलीम साहब एक अगर मजहबी आदमी है, स्कॉलर आदमी है, तो उन्हें उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि रियासतें कोई इखलाकी बुनियादों पर नहीं कभी बनाई गई हैं। एम्पायर्स का जो जमाना है वो सबसे लंबा है और सबसे क्रूअल और सबसे सुप्रेसिव और सबसे अप्रेसिव जमाना भी वही है। यूरोप की जितनी आज कंट्री हमें नजर आती हैं, ये सारी एम्पायर्स थी। इवन के इंग्लैंड में आज भी रानी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई गुलाब सिंह ने दुनिया में नया काम कर दिया या कोई नया कोई एम्पायर खड़ी कर दी थी या कोई ऐसा काम कर दिया जिसको हम नहीं मानेंगे तो दुनिया भी नहीं मानेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो हमारे पास रियासत है, ये डोगरों की, मैंने पहले कहा कि ये एक्सपेंशनिज्म का ही नतीजा है। कश्मीर के जो लोग हैं अगर इस रियासत को नहीं मानते हैं तो वो जायज कहते हैं, लेकिन हम कश्मीरी एम्पायर का कभी हिस्सा नहीं थे या हम कभी कश्मीरी नहीं बन सकते जब तक हम उनकी जुबान ना बोलें, उनके कल्चर का हिस्सा ना बन जाए, उनका खान पान रहन सहन ना अडाप्ट कर लें। हम जिस इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में, हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी माँ बोली है, हमारी अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन बार बार इन्हें पुंछ का जिक्र किया है, तो ये यहाँ एक पुंछ ही नहीं थी। मैंने कहा कि यहाँ छोटी छोटी पहले 11 रियासतें थी, फिर 22 रियासतें हो गई पूरे जम्मू में, उसमें एक पुंछ भी थी। और पुंछ जो है, ये राठौर जो है, इनकी डायनास्टी थी। और ये सूरज सिंह राठौर है, ये भी उधर, ये प्रिंस था जोधपुर का, वहां से आया था, बाद में ये सराजुद्दीन राठौर बन गया। और ये पुंछ की रियासत उस वक्त कोटली की मंगराल डायनास्टी से अलग करके सराजुद्दीन राठौर को उसने दी थी अकबर के बेटे सलीम अकबर ने, जिसका नाम जहांगीर है। तो उस के पहले जो अगर आप जाएंगे तो यहाँ एक राजा नाड़ नाम के एक हिंदू राजा थे, जिसने पुठवार तक कब्जा करके, उसमें हजारा भी शामिल था, पुंछ की रियासत को मुजफ्फराबाद से लेके चकवाल तक और इधर जो है बरजौरी और नौशहरा तक फैला दिया था। और वो तकरीबन 200 साल तक वो डायनास्टी रही और उसने भी इन इलाकों पर बाकायदा बजोर ताकत ही कब्जा किया था। फिर राजे नाड़ की डायनास्टी खत्म होती है तो यहाँ उसकी एक रानी ने कश्मीर के राजा से शादी करके
इस रियासत को कश्मीर के साथ शामिल कर लिया, फिर ये इस पर जो है वो कोटली की रियासत ने कब्जा कर लिया, फिर जो है ये उससे अलग हो गई और फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। तो यहाँ तो कभी कोई बॉर्डर था ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसी 100 से ज्यादा जो है, या बाद में 500 रियासतें बन गई थी अंग्रेजों के जमाने में, छोटी छोटी। ये ऐसे ही थे सारे, ये कोई गुलाब सिंह कोई अलग थलग नहीं था उनमें से, ये सारे ऐसे ही थे। हमारे यहाँ इन्होंने तालीम का जिक्र किया है, तो हमारे यहाँ तो तालीम का निज़ाम जो है ये रणबीर सिंह के ज़माने में स्कूलों का निज़ाम शुरू हो गया था। आज़ाद कश्मीर वो इलाका है, हमें तो डेमोक्रेसी के ज़माने में मेडिकल कॉलेज जो है ये कल मिले हैं 10 साल पहले। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें ऑनेस्ट हो जाना चाहिए अपने साथ, हमने अपने राइट्स खुद ही लेने। ये तयशुदा बात है कि हमें किसी ने जबरदस्ती ना रियासत देनी है, ना ही हमें इस रियासत को गठा करने में कोई बाहर से आके मदद करेगा। जी, मैं पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूं कि वहां पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। और मैं जो बात कर रहा हूं कि अगर आप इस्लाम के नाम पे करेंगे, जी मैं नहीं कहता कि जी आप अभी शुरू कर दें कि सिंध से लेकर पूरे। अलीम साहब से मेरा राब्ता शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। आफ्ताब साहब आप कुछ कहना चाहते थे, आप कहें तो उसके बाद हम प्रोग्राम खत्म करें। काफी देखे जी, आखिरी बात जो है वो इस पर शायद जावेद साहब भी दबे लफ्जों में समझते हैं कि महाराजा का दौर हुकूमत जो था वो कोई मसाली नहीं का अवाम के तनाजुर में रियासत बनी हो, एक अलग सी बात है। तो अवाम ऐसे जो मुतलक ननान हुक्मरान गुजरे हैं वो कोई कौम को हीरो नहीं होते हैं। तो हमें तो फख्र है, मकबूल बादशाह को मैं हीरो मानता हूँ, वो मेरा इनकलाबी हीरो था, मैं उसको मानता हूँ और मुझे फख्र है उसका। उसने जान देकर साबित किया कि जद्दोजहद कैसी होती है, कैसी करनी होती है। आखिर पर अपनी एक बात जो है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। प्रोग्राम चूंकि खत्म हो रहा है तो यूके के नाज़रीन के लिए मेरा फिर से पैगाम है कि यहाँ आइडेंटिटी का हमें प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए ये मुल्क प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारी हिस्से के जो वसाइल है या जो हमारे हिस्से के फायदे के काम होते हैं, इस चूंकि कश्मीर जो है उसको इस तरह भी कश्मीरी कहते हैं कि वो मशहूर हो गया नाम जी। बेशक जावेद साहब वाली बात ठीक है कि वो एक अलग सूबा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि मशहूर हो गया वो नाम, तो यहाँ पर अगर हम कश्मीरी लिख लेते हैं तो उससे क्या है कि जो फायदे पाकिस्तान के कम्युनिटी उठा कर ले जाती है, हिंदुस्तान की कम्युनिटी उठा कर ले जाती है, तो हमें उसका फायदा हो। तो तमाम यूके में बसने वाले बाशिंदगान है जम्मू कश्मीर को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मरदमशुमारी में हिस्सा ले। आखिरी टाइम बचता है थोड़ा सा, तो उसमें आप अपनी ऑथेंटिसिटी में वो कश्मीरी जरूर लिखें, क्योंकि उसमें एक जब आप कश्मीर का आधे 2-3 लफ्ज लिखेंगे तो वो लिखा हुआ आ जाता है। तो इसलिए मेरा ये आखिरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आफ्ताब साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने वेल एक्सप्लेन किया हमारे नाज़रीन के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद अनायत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तीनों हजरात हमारे साथ अलीम साहब थे, अलीम साहब का भी बहुत शुक्रिया, वो आखिरी टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गए, उनकी बात हम आखिर पे नहीं ले सके, वो मुनक़ता हो गए हमारे साथ, उनका राब्ता नहीं रहा। आज हम बात कर रहे थे माहदाए अमसर के क्या क्या उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, उस पर हम बात कर रहे थे। क्या उसको कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किस एंगल से वो उसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे एक जो किताब है वेयर 3 एम्पायर्स मीट, उसकी एक जो EF नाइट ने लिखी है ये किताब, उसमें आप वो लिखते हैं कि बजाय कि इसका जो एम इसका मोटो था, इस जो ट्रीटी था इसका, वो ये था कि हम दूर दराज के जो इलाके थे, मुल्क के जो दूर दराज के इलाके थे, उनको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, उन तक हम पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए उनको हम अपने पास नहीं रख सकते थे। इसलिए हमने 16 मार्च 1846 को एक मायदे के तहत इसे जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह के हवाले इसलिए कर दिया कि हमें बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम देना न पड़े। और इस वक्त राजुल वक्त इस शर्त पर अदा किए थे कि अगर किसी इसकी सरहदों के करीब हम किसी से बरसरे पैकार हो जाते हैं तो अपनी पूरी फौज के साथ हमारी मदद करेगा और हमारी बरतरी और तफूक को भी तस्लीम करता था और करता रहेगा, और हमारी हुकूमत को सालाना थोड़ा बहुत खराज भी अदा करता रहेगा। ये जो EF नाइट ने अपनी किताब में लिखा था।
तो इस पर ही मैं आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। आप सारे लोगों का, सारे अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।